स्कूल के बाद एक दिन मेरी मुलाकात एक डिवाइन बीइंग से होती है। वो मुझसे पूछता है नेशनल एग्जाम में परफेक्ट स्कोर या 75 मिलियन कैश, क्या चूज करेगा? आर यू सीरियस? हर सेकंड जो तू सोचने में लगा रहा है ना, वो उस पैसे की इंसल्ट है। 75 मिलियन के साथ कौन सा पागल बंदा एग्जाम देने बैठेगा? और फिर भी मैंने परफेक्ट स्कोर चूज किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि एग्जाम से एक रात पहले मुझे ऑनलाइन एक पोस्ट मिली थी। पोस्टर ने पूछा था कैश या परफेक्ट स्कोर। मैं आंख घुमाता हूँ, फिर एक और बेकार वुड यू रैदर टाइप पोस्ट। मैं सीधा कीबोर्ड पे गया और उसको सुना दिया, तुम लोग दिन भर फालतू चॉइसेस ही बनाते रहते हो, अगर मैं कुछ चूज करूं तो क्या सच में दोगे? फिर पोस्टर रिप्लाई करता है, चूज करके देख, ट्राई मार। मैं जोर से हंसता हूँ, इसमें सोचने वाली क्या बात है? आजकल कॉलेज ग्रेजुएट्स की कोई कमी नहीं। 75 मिलियन हो तो 10,000 ग्रेजुएट्स को नौकरी पे रख लो। हाँ, लेकिन अगर परफेक्ट स्कोर गारंटीड हो तो नेशन टॉपर बनना भी बुरा नहीं लगता। पोस्टर तुरंत रिप्लाई देता है, एग्जाम चूज करो और परफेक्ट स्कोर गारंटीड है, उसके साथ में एबिलिटीज भी मिलेंगी। एग्जाम के हर क्वेश्चन के हिसाब से नॉलेज और स्किल्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। लेकिन एक कैच है, तुम किसी को बता नहीं सकते। जिस मोमेंट बताया, गिफ्ट गायब। मैं स्क्रीन को घूरता रहता हूँ। बंदा फुल ड्रामा कर रहा था। मैं कैजुअली टाइप करता हूँ, ठीक है, अगर सच है तो मैं परफेक्ट स्कोर चूज करता हूँ। अगर मैं नेशन टॉपर बन गया ना तो मेरे पूर्वज भी कब्र में सेलिब्रेट करेंगे। फिर फोन साइड में फेंक कर सो गया। अगले सुबह इन्विजिलेटर एग्जाम पेपर्स बांटता है। जैसे ही मैं पेपर देखता हूँ, मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। हर क्वेश्चन का आंसर मेरे दिमाग में फ्लड की तरह घुसने लगता है, और वो भी ऐसे क्वेश्चंस जो मैंने पहले कभी सॉल्व नहीं कर सकता था। बस क्वेश्चन पे नजर पड़ते ही परफेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाता है, पूरा कंप्लीट फॉर्म में। मैं सांस रोक लेता हूँ। फिर मुझे एक और चीज नोटिस होती है, मेरी हैंडराइटिंग जो पहले टोटल डिजास्टर थी, अब एक मास्टर कैलीग्राफर जैसी फ्लो कर रही थी। मेरी आंखें खुल जाती हैं। प्रेजेंटेशन मार्क्स, ये वही है। परफेक्ट आंसर्स भी प्रेजेंटेशन में मार्क्स लूज कर देते हैं, लेकिन अब मेरी हैंडराइटिंग फ्लॉलेस है। मैं लाइटनिंग स्पीड में एग्जाम फिनिश करता हूँ, पेपर सबमिट करता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। बाहर आके पेन निकालता हूँ टेस्ट करने के लिए। मैं 3 वर्ड्स लिखता हूँ, आई लुक अमेजिंग। हर स्ट्रोक इतना क्लीन और ब्यूटीफुल था कि सिर्फ इस हैंडराइटिंग से ही मैं फेमस कैलीग्राफर बन सकता था। तब मुझे रियलाइजेशन होता है, सिर्फ लैंग्वेज सेक्शन ने ही मुझे इतनी क्रेजी स्किल दे दी, इसके सामने 75 मिलियन की क्या औकात है। उसी आफ्टरनून मैथ एग्जाम स्टार्ट होता है और मैं पूरा मॉन्स्टर बन चुका था। हर प्रॉब्लम मेरे दिमाग में हंड्रेड्स ऑफ सोल्यूशन पाथ्स खोल देती है, और उनमें से कई मेथड्स तो मैंने जिंदगी में कभी सीखे भी नहीं थे। ऐसे मेथड्स जो ब्लू स्टार पर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे ही मैथ एग्जाम खत्म होता है, पूरा एग्जाम हॉल कराहने लगता है। अभी चेक किया मैंने, लास्ट वाला क्वेश्चन तो एडवांस्ड यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स का था। एग्जाम बोर्ड पागल हो गया क्या? बाकी सब्जेक्ट्स में भी मैं बिना किसी टेंशन के हर सेक्शन क्लियर करता गया। हर नए एग्जाम के साथ मेरे दिमाग में और भी दुनिया बदल देने वाला नॉलेज भरने लगा। जब मैं सबसे पहले एग्जाम हॉल से बाहर निकला, आसपास के स्टूडेंट्स बस मुझे घूरते रह गए। ये बंदा पक्का ब्लैंक पेपर दे के आया है। मैं एक बार भी उनकी तरफ मुड़ के नहीं देखता, बस एक इमेज छोड़ देता हूँ, एक ऐसे बंदे की जो बिल्कुल काम है, बिना जल्दी के चल रहा है और जिसे कोई समझ नहीं पा रहा। 2 दिन बाद हजारों टॉप टीचर्स कंप्यूटर्स के सामने फुल स्पीड में पेपर्स चेक कर रहे थे। साउथ वेस्ट ग्रेडिंग कमेटी के हेड डीन चेन रूम में इधर उधर घूमते हुए बार बार वार्न कर रहे थे, एक भी ग्रेडिंग मिस्टेक टॉलरेट नहीं होगी। एक गलत डिसीजन किसी स्टूडेंट की पूरी जिंदगी बदल सकता है। तभी अचानक एक फीमेल टीचर अपनी सीट से खड़ी हो जाती है। डीन चेन गुस्से में बोलते हैं, क्या कर रही हो, शांति रखो। लेकिन ग्रेडर ऑरोरा शॉक में स्क्रीन को घूर रही थी। डीन चेन, जरा ये देखिए, मुझे लगता है ये परफेक्ट ऐसे हो सकता है। पूरा रूम एकदम चुप हो जाता है। परफेक्ट ऐसे? इतनी जल्दी? डीन चेन स्क्रीन के पास झुकते हैं और एक नजर देखते ही उनका एक्सप्रेशन बदल जाता है। ये कैलीग्राफी अनबिलीवेबल है। अगर कंटेंट बकवास भी होता ना, तब भी सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए फुल मार्क्स दे देता। फिर वो कंटेंट पढ़ते हैं और उनके पूरे हाथ पर गूज़बम्स आ जाते हैं। सिर्फ 1000 शब्दों में इस स्टूडेंट ने टैंग एम्पायर की ग्लोरी और डाउनफॉल को परफेक्टली कैप्चर कर दिया था। वो अचानक जोर से चिल्लाते हैं, इसको रिपोर्ट करो, अभी के अभी रिपोर्ट करो। शायद ये इस साल का पहला परफेक्ट ऐसे है। कुछ दिन बाद मैथ पेपर चेकिंग स्टार्ट होती है। एक टीचर अचानक चीख पड़ता है, इस पेपर में कुछ गड़बड़ है, सारे आंसर्स करेक्ट हैं, लेकिन जो मेथड्स यूज हुए हैं उन्हें हम में से कोई समझ ही नहीं पा रहा। जो भी टीचर मेरा पेपर चेक करता, उसके साथ सेम सीन रिपीट होता। जब फाइनली रिजल्ट्स रिलीज हुए, मैंने पूरे नेशन में परफेक्ट स्कोर के साथ टॉप कर दिया। शॉक वेव इंस्टेंटली फैल गई। मेरे क्लासमेट्स डिसबिलीफ में घुटनों पर गिर गए। यूनिवर्स अंधा हो गया है क्या? ये बंदा जो बैरली क्लास आता था, वो पूरा नेशन टॉप कर गया। लेकिन सबसे ज्यादा हिल चुके थे रिव्यू बोर्ड के प्रोफेसर्स। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने वो मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किए। ब्लू स्टार पर किसी ने कभी ऐसे मेथड्स यूज ही नहीं किए थे। कुछ ही घंटों में टॉप यूनिवर्सिटीज अपने फोन्स लेकर पागल हो गई थी। हर कोई दूसरों से पहले मुझे एडमिशन ऑफर भेजना चाहता था। घर वापस आते ही मेरे पेरेंट्स का दिमाग घूम चुका था। हनी, न्यूज देखी तुमने? काई नाम की स्टूडेंट ने नेशनल एग्जाम में परफेक्ट स्कोर किया है, बिल्कुल हमारे बेटे जैसा नाम। मैं नींद भरी आंखों के साथ बेडरूम से बाहर आता हूँ। क्या कोई चांस है कि वो काई मैं ही हूँ? मैं फोन निकालकर स्कोर्स चेक करता हूँ। 750 पॉइंट्स। नंबर देखते ही उन दोनों की आंखें फट जाती हैं। मेरे डैड कुछ देर चुपचाप स्क्रीन को घूरते रहते हैं, फिर अचानक दरवाजे की तरफ भागते हैं। मुझे जाके चेक करना पड़ेगा, कहीं हमारे पूर्वजों की कब्रें एक्साइटमेंट में फट तो नहीं गई। मैं दोनों को पकड़कर शांत करता हूँ, फिर उनसे कहता हूँ, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। मेरा प्लान है लिमिट्स को इतना पुश करना कि एग्जाम बोर्ड मजबूर हो जाए डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए, और मैं पब्लिकली अनाउंस करूंगा
कि नेक्स्ट ईयर फिर से एग्जाम दूंगा। बाकी सबके लिए नेशनल एग्जाम यूनिवर्सिटी का टिकट था, लेकिन मेरे लिए वो एक सेल्फ अपग्रेड टूल बन चुका था। हर बार जब मैं एग्जाम देता, हर क्वेश्चन के पीछे का नॉलेज मेरे अंदर अब्सॉर्ब हो जाता, इतना कि मैं वर्ल्ड क्लास मैथमेटिशियन या फिजिसिस्ट बन सकता था। मुझे उन बेशरम कंट्रीज की याद आती है जो टैंग एम्पायर को रोकने के लिए हर पॉसिबल बैरियर लगा रही थी। लेकिन अगर वही ब्लॉक टेक्नोलॉजीज एग्जाम क्वेश्चंस बन के सामने आ जाएं तो हर लॉक टूट जाएगा। ऑफ कोर्स मैं ये बात किसी को बता नहीं सकता था। जब मैंने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम के बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लूंगा, तब जाके वो मुश्किल से माने। अगली सुबह हमारे घर के बाहर रिपोर्टर्स का तूफान आ गया। हर कोई स्टोरी का हिस्सा बनना चाहता था। उनके पीछे पीछे कंट्री की टॉप यूनिवर्सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आ गए, जो हमारे गेट तक पहुंचने से पहले ही एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर चुके थे। जैसे ही हम तीनों बाहर निकले, बाहर की भीड़ देखकर हम कंप्लीटली स्टन्ड रह गए। यूनिवर्सिटी रेप्स तुरंत आगे बढ़े और मेरे पेरेंट्स को अनबिलीवेबल ऑफर्स देने लगे। फुल ट्यूशन फ्री, गारंटीड रेसिडेंसी, हर मंथ 30,000 स्टाइपेंड। फिर अरोरा आगे आई, क्लियरली हार मानने को रेडी नहीं थी। प्राइवेट रिसर्च लैब और हर साल 300,000 फंडिंग। फिर उसने सीधा बोला, चाहे ये साउथ वेस्ट अकेडमी ज्वाइन करें या ना करें, फंडिंग फिर भी मिलेगी। ये बात बॉम्ब की तरह फटी। गैलवे यूनिवर्सिटी और शैंगटैंग यूनिवर्सिटी के रेप्स तुरंत कंट्रोल लूज कर बैठे। डर्टी गेम खेल रहे हो, हमारी ऑफर तभी वैलिड है जब ये एनरोल करे, और तुम सीधा बोल रही हो पैसा इसको वैसे ही मिल जाएगा। किसी के रिएक्ट करने से पहले ही मैंने बोल दिया और भीड़ में खड़ा हर इंसान एकदम चुप हो गया। एवरीवन, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है, मैं नेक्स्ट ईयर एग्जाम रिपीट करूंगा। डेड साइलेंस। सबके चेहरे पे एक ही सवाल था, अभी हुआ क्या? रिपोर्टर्स को मसाला मिल गया। वो सीधा मेरी तरफ दौड़ पड़े। काई, नेशन का टॉप स्कोरर कॉलेज जाने से मना क्यों कर रहा है? मेरी आंखों में चमक आ गई। बस इसी सवाल का वेट था मुझे, क्योंकि इस साल एग्जाम बोर्ड ने स्टैंडर्ड एम्बैरेसिंगली लो रखा था। मैंने परफेक्ट स्कोर बिना अपनी आधी कैपेबिलिटी यूज किए ही ले लिया था। इंटरव्यू एयर होते ही पूरा देश फट पड़ा। अगले साल एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स ने मुझे ट्रेंडिंग चार्ट्स के टॉप पर पहुंचा दिया। क्या इस बंदे का दिमाग खराब हो गया है? क्या ये बंदा एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव नहीं कर सकता? एग्जाम बोर्ड के एक्सपर्ट्स गुस्से से पागल हो रहे थे। खुद को समझता क्या है ये? क्या इसको लगता है हम बस इतना ही कर सकते हैं? इंटरव्यू खत्म होने के बाद मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूशन से मिले प्राइज मनी का हिसाब लगाया। टोटल 1.5 मिलियन। जैसे ही न्यूज फैली, पब्लिक ओपिनियन फिर एक्सप्लोड हो गया। अब समझ आया, इसके स्कोर्स के साथ नेक्स्ट ईयर एग्जाम फिर देना मतलब इजी मिलियन कमा लेना। लेकिन मुझे कीबोर्ड वॉरियर्स की बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरी एक डेट थी कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ, विवियन। ग्रेजुएशन से पहले ही हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन एग्जाम्स की वजह से उसने अपने फीलिंग्स रोक रखे थे। अब जब मैं नेशन टॉपर बन चुका था, हम ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ गए, और ऐसे ही पूरा एक साल निकल गया। दूसरे नेशनल एग्जाम का दिन आ गया। जैसे ही मैं एग्जाम हॉल के पास पहुंचा, रिपोर्टर्स ने मुझे घेर लिया। काय, इस बार कितने स्कोर की एक्सपेक्टेशन है? मैं हल्की सी स्माइल करता हूँ और सिर हिला देता हूँ। शायद मुश्किल से परफेक्ट स्कोर ले आऊंगा। रिपोर्टर्स एक्साइटमेंट से पागल हो गए। एक रिपोर्टर तो वहीं खड़े खड़े हेडलाइन सोचने लगा, परफेक्ट स्कोर, जीनियस रिटर्न्स, नेशन टॉपर अगेन। दूसरा रिपोर्टर तुरंत बोल पड़ा, लास्ट ईयर आपने एग्जाम बोर्ड को ओपनली चैलेंज किया था। एक्सपर्ट्स काफी फ्यूरियस थे। रिपोर्ट्स के हिसाब से इस साल का पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और स्टूडेंट्स ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल काम एक्सप्रेशन के साथ बोलता हूँ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखिए, मैं स्पेसिफिकली एग्जाम बोर्ड को टारगेट नहीं कर रहा था। फिर मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं। मैं बस ये मानता हूँ कि यहाँ सब ट्रैश हैं। रिपोर्टर्स एकदम ब्लैंक हो गए। इस बंदे की एरोगेंस की कोई लिमिट ही नहीं थी। तभी एक रिपोर्टर की नजर मेरे पास खड़ी खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। उसके मुंह से बिना सोचे निकल जाता है, काय, आपके पास खड़ी ये ब्यूटीफुल गर्ल कौन है? मैं बिल्कुल भी हाइड नहीं करता। मैं विवियन का हाथ पकड़ता हूँ और सीधा बोल देता हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। बस फिर क्या था, गॉसिप भी न्यूज होती है। कैमराज मशीन गन की तरह क्लिक करने लगे। सिर्फ एक फोटो ही टेंस ऑफ मिलियंस क्लिक्स ला सकती थी। एग्जाम टाइम पर स्टार्ट होता है और जो मैंने सोचा था सब कंफर्म हो जाता है। जैसे ही मैं हर क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आंसर ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में आ जाता है, बिल्कुल एरर फ्री। इस बार तो मैंने कंप्लीटली अलग राइटिंग स्टाइल यूज की, फिर भी मास्टरी लेवल कैलीग्राफी, ऐसी कि उससे एक नई स्कूल ऑफ आर्ट स्टार्ट की जा सके। दोनों प्रॉक्टर्स बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। मैं बिना एक सेकंड रुके फुल स्पीड में लिख रहा था। आखिर क्यूरियोसिटी एक प्रॉक्टर से कंट्रोल नहीं हुई। वो उठकर रूम में चलने लगा। जब वो मेरी डेस्क के पास पहुंचा और मेरा पेपर देखा, वो वहीं फ्रीज हो गया। 19 साल का लड़का और इतनी टेरिफाइंग पेनमैनशिप। उसके दिमाग में बस एक ही थॉट था, क्या असली जीनियस ऐसे दिखते हैं? फिर उसकी नजर ऐसे प्रॉम्प्ट पर गई और उसे एग्जाम बोर्ड का मास्टर प्लान समझ में आ गया। इस साल स्टूडेंट्स को ड्रीम ऑफ द रेड चेंबर का कंटिन्यूएशन लिखना था, मिनिमम 600 वर्ड्स, और वो प्रॉक्टर खुद उस नॉवल का डाई हार्ड फैन था। वो अच्छी तरह जानता था कि ये कितना इम्पॉसिबल है। काउंटलेस स्कॉलर्स ने ड्रीम ऑफ द रेड चेंबर का कंटिन्यूएशन लिखने की कोशिश की थी और सब फेल हुए थे। ओरिजिनल स्पिरिट को कैप्चर करना ऑलमोस्ट नामुमकिन माना जाता था। हर बार डिफरेंस बहुत बड़ा होता था, लेकिन वो मुझे देखता है, मैं बिना एक सेकंड हेजिटेट किए पेन उठाता हूँ और लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। उसका एक्सप्रेशन बार बार बदलने लगता है। जैसे जैसे मैं लाइन आफ्टर लाइन भर रहा था, उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। ऐसा इमोशन जो वो खुद समझ नहीं पा रहा था। जब मैंने लास्ट लाइन भी कंप्लीट कर दी, एग्जाम हॉल के दूसरे स्टूडेंट्स ने मुझे फिर से जल्दी पेपर सबमिट करते
देखा और सब एक साथ आंख घुमाने लगे। फिर आ गया ये अटेंशन सीकिंग शो ऑफ। इसको फ्लेक्स करना कभी बंद नहीं होता क्या? कुछ दिन बाद एग्जाम्स खत्म हुए और ग्रेडिंग कमेटी का काम स्टार्ट हुआ। हर चेकर एक ही बात बोल रहा था, हम में से कोई भी इस ऐसे को स्कोर देने लायक नहीं लग रहा। आखिर में मजबूरन पेपर एक्सपर्ट रिव्यू पैनल को भेजना पड़ा। लिटरली हैवीवेट लिडिया ने जैसे ही मेरा पेपर पढ़ा उसकी आंखें गुस्से से फट गई। बाकी कहाँ हैं? वो ऑलमोस्ट चिल्लाई। ये क्लियरली कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे स्टोरी रुक कैसे सकती है? ऐसा लग रहा था किसी को काट ही लेगी। ड्रीम ऑफ द रेड चेंबर की लाइफ लॉन्ग फैन होने की वजह से एक परफेक्ट कंटिन्यूएशन का आइडिया उसके लिए हमेशा इम्पॉसिबल सपना था और एग्जाम बोर्ड ने स्टूडेंट को लिखने के लिए इतना कम पेपर दिया था। डीन चेन तुरंत उसको शांत करने आया। ये ग्रेडिंग सेशन है, लिटरेचर सेमिनार नहीं। फिर वो बहुत केयरफुली पूछता है, कितने मार्क्स डिजर्व करता है? लिडिया सोफा पर गिर जाती है, कंप्लीटली ड्रेन्ड। धीरे से बोलती है, फुल मार्क्स। कुछ दिन बाद फाइनल रिजल्ट्स रिलीज होते हैं। मैं फिर से नेशन टॉपर बन गया। क्या शॉकिंग बात है। हेटर्स इंटरनेट पर फ्लड कर देते हैं, ये रिजल्ट रिग्ड है, फुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ड्रीम ऑफ द रेड चेंबर का कंटिन्यूएशन लिखकर फुल स्कोर, इम्पॉसिबल। सब डिमांड करने लगते हैं कि मेरा ऐसे पब्लिक किया जाए। प्रेशर बढ़ता देख मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऐसे रिलीज कर देता है और जैसे ही वो ऑनलाइन आता है कुछ ही मिनट्स में हर प्लेटफॉर्म पर स्प्रेड हो जाता है। लोग पढ़ते हैं और कंप्लीटली साइलेंट हो जाते हैं। ये एक 19-year-old लड़के ने लिखा है। नॉवेल के फैंस हर जगह से निकल आते हैं, लिटरली भीख मांगते हुए कि फुल कंटिन्यूएशन रिलीज करो। वो पूरी जिंदगी से इस मोमेंट का वेट कर रहे थे। ऑनलाइन पब्लिक ओपिनियन एकदम रिवर्स हो जाता है। नॉवेल के फैंस सीधा हेटर्स पर टूट पड़ते हैं। फिर कैलीग्राफी कम्युनिटी भी जंप इन करती है और अनाउंस करती है कि सिर्फ मेरी हैंडराइटिंग ही एक नई स्कूल ऑफ कैलीग्राफी स्टैब्लिश करने के लिए इनफ है। एंशिएंट टाइम्स में होता तो इसे कैलीग्राफी सेज कहा जाता। फिर आता है वो मोमेंट जो सब कुछ पीक पर पहुंचा देता है। ड्रीम ऑफ द रेड चेंबर सोसाइटी लिडिया के लीड में कैमरास के साथ मेरे घर पहुंचती है। वो चाहते थे कि मैं ऑफिशियली पूरी नॉवेल कंटिन्यू करूं। जो प्राइस मांगना है मांगो, क्योंकि अभी ब्लू स्टार पर तुम्हारे अलावा कोई नहीं जो ड्रीम ऑफ द रेड चेंबर को उस रिस्पेक्ट के साथ कंप्लीट कर सके जिसका वो हकदार है। मैं इन एल्डर्स को इतना इमोशनल और डेस्परेट देखकर वही सबके सामने मान जाता हूँ। मैं पेन उठाता हूँ और चैप्टर 81 से लेकर नॉवेल के एंड तक लिख देता हूँ। जब मैं फिनिश करता हूँ लिडिया मैन्युस्क्रिप्ट को ऐसे पकड़ती है जैसे दुनिया का सबसे रेयर ट्रेजर हो। प्लीज इसे पब्लिश करने दो, जो भी चाहिए होगा सोसाइटी अरेंज कर देगी। मैं शांति से सर हिला देता हूँ। मैंने ये लिखा ही इसलिए है ताकि लोग इसे पढ़ सकें। बस नॉर्मल पब्लिशिंग प्रोसेस फॉलो कर लो। फिर मैं कैजुअली ऐड करता हूँ, हाँ एक छोटा सा फेवर चाहिए। लिडिया का मूड सालों बाद इतना अच्छा हुआ था। वो बिना सोचे बोल पड़ती है, बोलो अगर मेरे बस में हुआ तो मना नहीं करूंगी। लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी रिक्वेस्ट क्या होगी। एग्जाम बोर्ड को लॉबी कीजिए और नेक्स्ट ईयर्स नेशनल एग्जाम को और डिफिकल्ट बनवाइए। लिडिया मुझे घूर कर देखने लगती है। वर्ड्स लिटरली उसके गले में अटक गए। तुम एग्जैक्टली कितने हार्ड क्वेश्चंस चाहते हो? तुम एग्जाम से लड़ने के लिए इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो? अंदर ही अंदर वो फ्रस्ट्रेशन से जल रही थी, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। बस फोर्स्ड स्माइल के साथ बोली, मैं ट्राई करूंगी। कुछ टाइम बाद दोनों साइड्स डील अग्री कर लेती हैं। ड्रीम ऑफ द रेड चेंबर का फुल कंटिन्यूएशन डायरेक्टली 50 मिलियन में सेल हो जाता है। साथ ही मेरा हार्डर एग्जाम्स डिमांड करने वाला क्लिप वायरल हो जाता है और इंटरनेट फिर मेरे अगेंस्ट हो जाता है। ऑफिशियल बॉडीज भी तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं। ये रेकलेस और एरोगेंट बिहेवियर है। इस लड़के को नॉलेज की वास्टनेस का रिस्पेक्ट ही नहीं। लेकिन 3 दिन बाद जब ड्रीम ऑफ द रेड चेंबर का कंटिन्यूएशन मार्केट में आता है तो रिलीज होते ही इंस्टेंटली सोल्ड आउट हो जाता है। ये इतना बड़ा स्लैप था कि सारे हेटर्स चुप होकर कोने में घुस गए। इसी बीच विक्टर नाम का टैंग एम्पायर के सबसे पावरफुल फाइनेंशियल टाइटन्स में से एक अपने ऑफिस में अकेला बैठा बुक पकड़कर क्वाइटली इमोशनल हो रहा था। ये काई नाम का लड़का कुछ और ही है। इतनी कम एज में ऐसा लिखता है। वो तुरंत सेक्रेटरी को बोलता है, काई के बारे में सब इन्फॉर्मेशन निकालो। कुछ मिनट्स बाद सेक्रेटरी एक इंटरव्यू क्लिप भेजता है। जैसे ही विक्टर स्क्रीन पर अपनी डॉटर विवियन को देखता है उसकी आईलिड वायलेंटली ट्विच करने लगती है। उसका जॉ लिटरली ड्रॉप हो जाता है। सेक्रेटरी को लगा अब ब्लास्ट होगा, इसीलिए वो धीरे से पीछे हट गया। लेकिन विक्टर बस एक लाइन बोलता है, ये लड़का इतना आगे आ गया और अभी तक अपने फ्यूचर फादर इन लॉ को रिस्पेक्ट देने भी नहीं आया। फिर वो सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है, मेरा शेड्यूल क्लियर करो, मुझे मेरी डॉटर से मिलना है। कुछ देर बाद विवियन और विक्टर एक लग्जरी होटल में डिनर टेबल पर बैठे थे। विक्टर का एक्सप्रेशन सीरियस था। काई, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? विवियन डेंजर सेंस कर लेती है और तुरंत काई की तारीफ करना स्टार्ट कर देती है। डैड, काई बहुत टैलेंटेड है, बहुत हार्डवर्किंग भी। विक्टर हाथ उठाकर उसे रोक देता है। हार्डवर्किंग? गुड, होना भी चाहिए, वरना मेरा सन इन लॉ बनने लायक कैसे होता? बेटर है तुम अभी से उसे हस्बैंड बुलाना स्टार्ट कर दो। विवियन का ब्रेन वही शॉर्ट सर्किट हो जाता है। विक्टर उसके लिए हॉट वाटर डालता है, आग घुमाता है और कामली बोलता है, ज्यादा सोचो मत, मुझे वो लड़का पसंद है, बस एक कंडीशन है। विवियन तुरंत सस्पिशियस हो जाती है। कौन सी कंडीशन? विक्टर गहरी सांस लेता है। डॉटर्स हमेशा हस्बैंड की ही साइड लेती है। फिर वो धीरे से बोलता है, मैंने कहा ना मुझे वो लड़का पसंद है, उसने मेरी डॉटर का दिल जीत लिया, तो क्या फ्यूचर फादर इन लॉ के लिए गिफ्ट भी नहीं होना चाहिए? विवियन आंखें सिकोड़ कर पूछती है, कैसा गिफ्ट? विक्टर हल्का सा खास कर कैजुअली बोलता है, कुछ बड़ा नहीं, ड्रीम ऑफ द रेड चेंबर का जो हैंड रिटन कंटिन्यूएशन उसने लिखा था वो कॉपी मुझे मिल सकती है। विवियन का पहला रिएक्शन था कि डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है। वो अपने फादर को बहुत अच्छे से जानती थी। विक्टर तुरंत बोलता है, ऑब्वियसली किसी अच्छे रीजन के लिए ही मांग रहा हूँ, बस हाँ या ना बोलो। विक्टर अपनी बात पर टिका रहता है। विवियन सीधा बोल देती है, ये डिसीजन मेरा नहीं है, मुझे उससे पूछना पड़ेगा। विक्टर
विक्टर बिना हेजिटेट किए मान जाता है। जैसे ही विवियन जाने लगती है, विक्टर तुरंत पीछे से आवाज लगाता है, प्यार से बात करना, मेरे उस फाइन यंग मैन को अपसेट मत कर देना। विवियन एक सेकंड के लिए सीरियसली सोचने लगती है, कहीं वो अडॉप्टेड तो नहीं है। घर वापस आकर वो मुझे सब बता देती है। मैं बस मुस्कुराकर सिर हिला देता हूँ। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था अंकल विक्टर को इतनी जल्दी पता चल जाएगा। फिर मैं कैजुअली बोलता हूँ, और मैन्युस्क्रिप्ट की बात करें तो वीव, मैंने वो ऑलरेडी तुम्हें दे दिया था, अब वो तुम्हारा है, तुम किसे दो क्या करो वो कम्प्लीटली तुम्हारी चॉइस है। मैं विवियन को अपने पास खींचकर किस करता हूँ और धीरे से बोलता हूँ, तुम्हें इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, हम इक्वल्स हैं राइट। विवियन हल्की स्माइल के साथ कहती है, हाँ लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारा ब्लेसिंग चाहिए था। वो रिलीफ की सांस लेती है और मुझे किस बैक करती है। अच्छा हुआ तुमने हाँ बोल दिया, अब हमारे बीच कुछ नहीं आ सकता। हम दोनों मिलकर विक्टर से मिलने जाते हैं। स्टार्टिंग सब नॉर्मल रहता है, लेकिन फिर विक्टर हल्का सा खांस कर बोलता है, तो तुम दोनों ऑफिशियली कब कर रहे हो। विवियन चाय सीधा विक्टर पर थूक देती है। डैड, मुझे पता था विक्टर सपोर्ट करता है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो कंप्लीटली सरेंडर कर चुका है। अंकल विक्टर, हम अभी सिर्फ 19 के हैं। राइट, मैं भी क्या सोच रहा था। विक्टर अपने फोरहेड पर हाथ मारता है। शादी के लिए अभी यंग हो, लेकिन बैंक्वेट तो कर सकते हैं ना। दोनों फैमिलीज को कब मिला रहे हो, डेट सेट करते हैं और ऑफिशियल बना देते हैं। डैड, विवियन पैनिक करने लगती है। कौन सा फादर अपनी डॉटर को इतनी जल्दी शादी के लिए पुश करता है। अगर मैं मान भी जाऊं, आप ऐसे कैजुअली कैसे बोल सकते हो। विक्टर शांत हाथ हिलाकर बोलता है, पेशेंस, मुझे पता है ये जल्दी लग रहा है, लेकिन इतना एक्सेप्शनल लड़का अगर हमने जल्दी लॉक नहीं किया तो। वो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ मुझे देखता है, क्या पता कोई और आके इसे ले जाए। सच बोलूं तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस सब पर रिएक्ट कैसे करूं। मैं समहाउ इस ओवर एक्साइटेड आदमी को काम करता हूं, फिर एक एक्सक्यूज बनाकर विवियन को वहां से ले जाता हूं। कुछ ही टाइम बाद नेशनल एग्जाम रिजल्ट्स फिर से रिलीज होते हैं। मैं फिर से परफेक्ट स्कोर के साथ नेशन टॉप करता हूं। हर एलीट यूनिवर्सिटी मुझे ऑफर भेजती है, मैं सबको रिजेक्ट कर देता हूं और उससे भी आगे बढ़कर पब्लिक में अनाउंस करता हूं कि एग्जाम अभी भी बहुत ईजी था और एग्जाम बोर्ड को ओपनली चैलेंज करता हूं कि नेक्स्ट टाइम कुछ और हार्ड लेकर आएं, क्योंकि असली में मैं जो कर रहा था वो टैंग एम्पायर से ब्लॉक की गई टेक्नोलॉजीज को अनलॉक करना था। लेकिन मैं ये बात कभी किसी को नहीं बता सकता। जिस मोमेंट मैंने सच बोल दिया, मेरा गिफ्ट गायब हो जाएगा। इसलिए इंटरनेट डिसाइड कर लेता है कि मैं बस हद से ज्यादा एरोगेंट हूँ। लोग आंसर्स मांगने मेरे घर के बाहर तक पहुंचने लगते हैं, लेकिन मेरा दिमाग अब कंप्लीटली अलग लेवल पर काम कर रहा था। मैं नॉवल से मिले 50 मिलियन यूज करता हूँ, एक लग्जरी विला खरीदता हूँ और दुनिया से खुद को कट ऑफ कर लेता हूँ। तभी एक हॉरिफाइंग न्यूज पूरे देश को हिला देती है। ईगल क्लास फ्लाइट YH739 मिसिंग हो गई थी। टैंग एम्पायर के 261 पैसेंजर्स का कोई पता नहीं था। मैं स्क्रीन को घूरते हुए बस एक ही बात सोच रहा था, अगर एग्जाम बोर्ड सही क्वेश्चंस दे और मुझे नई स्किल्स अनलॉक करने मिले तो क्रैश साइट लोकेट करना इम्पॉसिबल नहीं होगा। और ऑलमोस्ट उसी वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेक्स्ट ईयर्स के नेशनल एग्जाम के नए अपडेट्स रिलीज कर देता है। सबसे पहला अपडेट था कि अब क्वेश्चंस रियल वर्ल्ड इवेंट्स और करंट अफेयर्स से लिंक्ड होंगे। दूसरा अपडेट और भी शॉकिंग था, आंसर शीट्स की लिमिट कंप्लीटली रिमूव कर दी गई थी। अब स्टूडेंट्स जितनी शीट्स चाहे उतनी मांग सकते थे, ताकि कोई ऐसे फिर कभी बीच सेंटेंस में कट ना हो। ईयर 53 का नेशनल एग्जाम फाइनली स्टार्ट हुआ। मुझे हर डायरेक्शन से लोगों की तीखी नजरें फील हो रही थी, क्योंकि टेक्निकली मैंने ही एग्जाम को इतना हार्ड बनवाया था और जितना ज्यादा लोग मुझसे इरिटेटेड होते मुझे उतना ही अच्छा लगता। शायद कुछ डिकेड्स बाद यही स्टूडेंट्स एग्जाम बोर्ड का हिस्सा बन जाएं और तब भी मैं हर साल एग्जाम देने आ रहा हूँगा। जैसे ही स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं, प्रॉक्टर्स अपनी जगह ले लेते हैं, पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। स्टूडेंट्स ही नहीं, प्रॉक्टर्स भी मुझे ऑलमोस्ट रेवरेंस के साथ देख रहे थे, लेकिन मैं सबको इग्नोर करके सीधा काम पर लग गया। लैंग्वेज सेक्शन स्मूथली चलता रहा, लेकिन ऐसे प्रॉम्प्ट पढ़ते ही मुझे डिसअपॉइंटमेंट फील हुई। SAS के लिए पोस्टपार्टम केयर ऑप्टिमाइज करना नॉट बैड, लेकिन ऑनेस्टली चैलेंज एवरेज लेवल का ही था। मैं हाई होप्स के साथ मैथ पेपर उठाता हूँ और फिर वही फीलिंग, सिर्फ लास्ट ईयर से थोड़ा हार्ड। लेकिन अगले दिन सब कुछ चेंज हो गया। फिजिक्स पेपर के अंदर एक क्वेश्चन था जिसने मुझे लिटरली सीधा बिठा दिया। अज्यूम करो फ्लाइट YH739 क्रैश हो चुकी है। फिजिक्स का यूज करके मोस्ट प्रोबेबल क्रैश साइट एनालाइज करो। बोनस क्वेश्चन वर्थ 1 पॉइंट। बाकी सारे स्टूडेंट्स का फेस सफेद पड़ गया, सिर्फ मैं था जो स्माइल कर रहा था। फाइनली मेरे नेशन को कुछ रिटर्न करने का वक्त आ गया था। मैं क्लियरली फील कर सकता था, एक मैसिव वेव ऑफ नॉलेज मेरे दिमाग में फ्लड हो रही थी, इतनी ह्यूज कि मेरी सांसें रुक गई। उस नॉलेज में एक ऐसे सबमर्सिबल का कंप्लीट डिजाइन था जो 20,000 मीटर डेप्थ तक जा सकता था। ऐसा वेसल जो ब्लू स्टार पर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एक्साइटमेंट से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। सिर्फ एक क्वेश्चन और मुझे इतनी टेक्नोलॉजी मिल गई जो दुनिया बदल सकती थी। मैंने जैकपॉट हिट कर दिया था। फिर एक थॉट मेरे दिमाग में फ्लैश हुआ, क्या यही टेक्नोलॉजी रैकेज ढूंढने के लिए चाहिए थी? लेकिन रियल वर्ल्ड में अभी भी किसी के पास आंसर्स नहीं थे। एग्जाम खत्म होते ही हर स्टूडेंट प्लेन के पॉसिबल क्रैश लोकेशन पर डिबेट करने लगा, लेकिन कोई कंसेंसस नहीं, कोई ऑफिशियल आंसर नहीं। 2 हफ्ते बाद रिजल्ट्स रिलीज हुए। 749 मैंने करेक्ट आंसर लिखा था और फिर भी 1 पॉइंट काट दिया। ठीक है, अब मैं खुद प्रूव करूंगा। ऑनलाइन लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। फाइनली इसके ट्रिक्स खत्म हो गए। रिपोर्टर बियांका मेरे घर लाइव स्ट्रीम्ड इंटरव्यू के लिए आई। उसकी प्रोफेशनलिज्म शार्प थी, वॉइस काम और प्रिसाइज। लाइव स्टार्ट होते ही 30 सेकंड्स के अंदर व्यूअर्स 1 मिलियन क्रॉस कर गए। उसका पहला क्वेश्चन सीधा था, इस साल अपनी परफॉर्मेंस
को कैसे देखते हैं? मैं बिना एक सेकंड वेस्ट किए रिप्लाई देता हूँ, कंसिस्टेंट। कमेंट सेक्शन इंस्टेंटली एक्सप्लोड हो जाता है। इतना खुद को हाइप करता है तो परफेक्ट स्कोर क्यों नहीं आया? मैं सीधा कमेंट्स की तरफ देखता हूँ और जवाब देता हूँ। जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है उससे किसने बोला कि मेरा आंसर गलत था? बियांका और पूरी ऑडियंस फ्रीज हो जाती है। किसने बोला? ऑफिशियल रिजल्ट पब्लिक है। नेशन का हाईएस्ट स्कोर 749 है। क्या आप कह रहे हैं उससे भी हायर स्कोर होना चाहिए था? मैं शांति से रिप्लाई देता हूँ, ग्रेडिंग कमिटी ने मिस्टेक की, मेरा आंसर करेक्ट था, उन्होंने बस वेरीफाई नहीं किया। फिर मैं कैमरा की तरफ देखकर बोलता हूँ, जिस दिन मैं क्रैश साइट लोकेट कर दूंगा मेरा आंसर खुद प्रूव हो जाएगा। इंटरनेट एग्जाम बोर्ड पर लिटरली फट पड़ता है। उसी वक्त एग्जाम बोर्ड के कुछ मेंबर्स सेलिब्रेशन डिनर कर रहे थे। उनमें से एक मेंबर लाइव स्ट्रीम देख रहा था। उसने गुस्से में ग्लास टेबल पर पटक दिया। इस लड़के की हिम्मत तो देखो। ये बंदा सीरियसली रियल है क्या? खुद को समझता क्या है? मैं सीधा कैमरा में देखकर बिना ब्लिंक किए बोलता हूँ, फ्लाइट YH739 जॉर्डिया ट्रेंच के डीपेस्ट पॉइंट पर है। बियांका एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है, फिर रियलिटी में वापस आती है। जॉर्डिया ट्रेंच, ब्लू स्टार का सबसे डीप ओशन ट्रेंच। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा था, क्या ये सच में खुद वहां जाकर प्रूव करेगा? क्या कोई इंसान 20,000 मीटर डेप्थ तक पहुंच भी सकता है? इंटरव्यू खत्म होते ही पूरा इंटरनेट मेरा मजाक उड़ाने लगता है। इसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन उन्हें क्या पता, मैं शायद खुद सबमर्सिबल बिल्ड ना कर पाऊं, लेकिन मेरा फ्यूचर फादर इन लॉ विक्टर कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। 3 दिन बाद मैं और विवियन शेन सिटी के लिए फ्लाइट लेते हैं। टैंग एम्पायर की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनीज वहीं थी। जैसे ही विक्टर को पता चलता है कि मैं कंपनी स्टार्ट करके कुछ बिल्ड करना चाहता हूँ, वो बिना कुछ सोचे पूरा एक बिल्डिंग मुझे लैब के लिए दे देता है। मैं टीम के सामने खड़ा होकर एपेक्स टेक का पहला प्रोजेक्ट अनाउंस करता हूँ। नेक्स्ट जनरेशन डीप सी सबमर्सिबल बिल्ड करना है और ट्रेंच से एयरक्राफ्ट रिट्रीव करना है। प्रोजेक्ट लीक होते ही इंटरनेट पागल हो जाता है। कुछ लोग मुझे अक्यूज करते हैं कि मैं ट्रेजेडी को अटेंशन के लिए यूज कर रहा हूँ, लेकिन फिर नेटिजन्स को पता चलता है कि एपेक्स टेक ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ पेटेंट्स होल्ड करता है, ऐसी टेक्नोलॉजीज जिन्होंने दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड फॉरेन कंपनीज तक को शॉक कर दिया। एपेक्स टेक एस्टैब्लिश होने के सिर्फ 3 महीने बाद सबमर्सिबल कंप्लीटली रेडी हो जाता है। एक ऐसी मशीन जो वहां जा सकती थी जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। हम उसका नाम रखते हैं लेवाइथन 1। इंजन रोर करता है और कुछ ही मोमेंट्स में वो 78 मीटर्स पर सेकंड की डिसेंट स्पीड हिट कर देता है। टेस्ट क्रू लिटरली समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है, ये डाइविंग कर रहा है या हाईवे स्पीड पकड़ रहा है, क्या इसको वाटर रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। तभी लेवाइथन 1 एक वार्निंग सिग्नल भेजता है, फॉरेन सबमरीन डिटेक्टेड टैंग एम्पायर वाटर्स के अंदर। मैं तुरंत ऑर्डर देता हूँ, सबमरीन हो स्कैन करो, सारा डेटा एनालाइज करो। उसी वक्त सरफेस पर पेट्रोल कर रही 3 डिस्ट्रॉयर शिप्स को नीचे से एक अननोन सिग्नल मिलता है। हमें किसने स्कैन किया? हम लॉक ऑन हो चुके हैं। सिग्नल कहां से आ रहा है? इमीडिएटली लोकेट करो। सोनार और रेडार पूरा ओशन स्वीप करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। फिर कम्युनिकेशंस ऑफिसर रिपोर्ट करता है, एडमिरल शू सिग्नल सोर्स कांटेक्ट रिक्वेस्ट भेज रहा है। एडमिरल शू धीरे से सांस लेता है। अगर हॉस्टाइल सबमरीन होती तो कांटेक्ट नहीं करती। हम एडमिरल शू को एक्सप्लेन करते हैं कि टेस्ट डाइव के दौरान हमें अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी मिली। एक फॉरेन सबमरीन टैंग एम्पायर वाटर्स में छुपी हुई थी। जैसे ही डिस्ट्रॉयर्स को एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, एडमिरल शू तुरंत ऑर्डर देता है, मूव इन। दूसरी तरफ फॉरेन सबमरीन के अंदर कमांडर एस कॉन्फिडेंटली स्माइल कर रहा था। टैंग एम्पायर का रेडार डेकेड्स आउटडेटेड है, हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो हमें डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और तभी उसके रेडार पर 3 रेड ब्लिप्स सडनली अपीयर हो जाते हैं। एस की स्माइल एक सेकंड में गायब हो जाती। हम सराउंड हो चुके हैं। उसका फेस शॉक से भर जाता है। टैंग एम्पायर का इक्विपमेंट हमें डिटेक्ट कैसे कर सकता है? लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही उनकी सबमरीन एंटी सबमरीन नेट के अंदर लॉक हो चुकी होती है। उसके बाद क्या हुआ वो अब मेरी कंसर्न नहीं थी। पूरा टेस्ट 3 दिन तक चलता है। लेवाइथन 1 हर टेस्ट फ्लॉलेसली पास करता है। फिर एपेक्स टेक ऑफिशियली अनाउंस करता है एक लाइव स्ट्रीम्ड डाइव जॉर्डिया ट्रेंच के डीपेस्ट पॉइंट तक, फ्लाइट YH739 का रेकेज ढूंढने के लिए। इंटरनेट लिटरली एक्सप्लोड हो जाता है। लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होते ही व्यूअर्स फ्लड कर देते हैं। 10 मिनट के अंदर व्यूअरशिप 5 मिलियन क्रॉस कर जाती है। हैच सील होता है। लेवाइथन 1 ओशन के अंदर डूबना स्टार्ट करता है इनसेन स्पीड के साथ। जैसे ही वो 8000 मीटर डेप्थ क्रॉस करता है, आसपास की मरीन लाइफ ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाती है। सरफेस पर मीनवाइल और भी बड़े प्लेयर्स अपीयर होने लगते हैं। टैंग एम्पायर का नेशनल स्पेस ग्रुप तक अनाउंस कर देता है कि वो एपेक्स टेक के साथ पार्टनरशिप चाहता है। तभी लाइव स्ट्रीम अचानक झटका खाता है। कुछ मैसिव चीज लेवाइथन 1 के पीछे स्टेडी पेस में मूव कर रही थी। जैसे ही सबमर्सिबल उसकी तरफ टर्न करता है, व्यूअर्स को फाइनली क्लियर व्यू मिलता है। लगभग 20 मीटर लंबा शार्क, जैग्ड टीथ की टेरिफाइंग रोज, डीप सी का एंशिएंट मॉन्स्टर। कमेंट सेक्शन पैनिक से भर जाता है, लेकिन मैं सब इग्नोर करता हूँ। मैं काम स्माइल के साथ एक रेड बटन प्रेस करता हूँ। लेवाइथन 1 के नीचे से वायलेट लाइट का एक बीम शूट होता है और वो जाइगेंटिक शार्क एक सेकंड में रेड मिस्ट में डिसॉल्व हो जाता है। लाइव स्ट्रीम देख रहे फॉरेन नेवी ऑफिसर्स का कलर उड़ जाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन, इसकी पावर इंसेन है। इमीडिएटली 3 कैरियर ग्रुप्स डिप्लॉय करो, उस सबमरीन को सीज करो। और सिर्फ फॉरेन नेवी ही नहीं, एडमिरल शू को भी इमरजेंसी ऑर्डर्स मिलते हैं। टैंग एम्पायर नेवल फोर्स को मैक्सिमम स्पीड पर मोबिलाइज करो।
लेवायथन 1 किसी भी हाल में फॉरेन हैंड्स में नहीं जाना चाहिए, लेकिन ओशन के इतनी डीप अंदर मुझे इन सब चीजों का कुछ पता नहीं था। मैं बस ट्रेंच के डीपेस्ट पॉइंट की तरफ डिसेंड करता रहा। फिर कैमरा सी फ्लोर पर कुछ कैप्चर करता है। व्यूअर्स एक साथ गैस्प करते हैं। फ्लाइट YH739 का रैकेज वहीं पड़ा था। जैसे ही पूरा लाइव स्ट्रीम एक्सप्लोड होता है, मेरी स्क्रीन पर एक अर्जेंट इंटरनल मैसेज फ्लैश होता है। टैंग एम्पायर नेवी रिपोर्ट कर रही है कि मल्टीपल फॉरेन वॉरशिप्स और सबमरीन्स ट्रेंच के ऊपर गैदर हो चुकी हैं। उनका टारगेट लेवायथन 1 है। टैंग एम्पायर नेवी उन्हें होल्ड कर रही है और वेसल और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए फुल एफर्ट लगा रही है। ये मैसेज स्क्रीन पर आते ही व्यूअर्स का खून ठंडा पड़ जाता है। ये क्या हो रहा है? क्या सच में वॉर स्टार्ट होने वाली है? उसी वक्त सरफेस पर फॉरेन फ्लीट स्पीड बढ़ाना स्टार्ट कर देती हैं। एडमिरल शू का फेस गुस्से और टेंशन से भर गया था। हम पहले फायर नहीं कर सकते, कॉन्सिक्वेंसेस डेवेस्टेटिंग होंगे। फिर भी वो ऑर्डर देता है, फायरिंग के अलावा जो करना पड़े करो, लेकिन उन्हें रोको। लेवायथन 1 के अंदर मेरा खून खौल रहा था। मेरे दिमाग में एक ही थॉट शेप लेता है, मुझे सिर्फ 3 साल दो। टैंग एम्पायर की नेवी हर ओशन पर रूल करेगी। लेकिन गुस्से के साथ साथ एक और इमोशन भी था, दर्द। अगर हमारे सेलर्स में से किसी को भी कुछ हुआ तो इसका पूरा हिसाब लिया जाएगा। सरफेस पर दोनों साइड्स ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी थी। इंटरसेप्टर वेपन्स कंटिन्यूअसली रोर कर रहे थे, इनकमिंग मिसाइल्स को रोकने की डेस्परेट कोशिश में। लेकिन फायर पावर का डिफरेंस बहुत ज्यादा था। एडमिरल शू की शिप्स 10 मिनट भी होल्ड नहीं कर पाती। किसी सीक्रेट नेवल ऑपरेशन सेंटर में एक एल्डर टेबल पर जोर से मुक्का मारता है और गरज उठता है, ड्रैगन्स फिस्ट मिसाइल सिस्टम प्रिपेयर करो। अगर 10 सेकंड्स में फायरिंग बंद नहीं हुई तो हम फुल रिटेलिएशन लॉन्च करेंगे। उसी वक्त हर फॉरेन वॉरशिप के अंदर इमरजेंसी अलार्म्स बजने लगते हैं। कमांडर्स पैनिक में चिल्लाते हैं, सीज फायर, तुरंत विथड्रॉ करो, हम ड्रैगन्स फिस्ट सिस्टम के लॉक में आ चुके हैं। इसी इंसिडेंट के बाद मेरे बनाए सबमर्सिबल ने पूरा इंडस्ट्री वर्ल्ड हिला दिया। एक ही वेव में 30 बिलियन के ऑर्डर्स आ गए। इतना पैसा आते ही मैंने फुल फैनफेयर के साथ अनाउंसमेंट कर दिया, सब एम्प्लॉयज की सैलरी ट्रिपल, वीकेंड्स कंप्लीटली ऑफ, और जो ओवर टाइम करेगा उसे फायर कर दिया जाएगा। क्लीनिंग लेडी को जब पता चला कि उसकी सैलरी 20,000 पर मंथ हो जाएगी, उसने तुरंत अपनी डॉटर को फोन करके बोला जैनिटर पोजीशन के लिए अप्लाई कर दे। फिर राइट ऑन क्यू नाम का एक एक्सपर्ट आर्टिकल पब्लिश करता है, बोलते हुए कि इतनी हाई सैलरीज यंग जनरेशन की वर्क एथिक बर्बाद कर देंगी। मैं आर्टिकल देखता हूँ और पब्लिकली जवाब देता हूँ, एपेक्स टेक के पास पैसा बहुत है, जिस किसी में भी असली ड्राइव है वेलकम है। बस उसके बाद पब्लिक ओपिनियन कंप्लीटली फ्लिप हो गया। जो लोग कुछ दिन पहले हेट भेज रहे थे अब वही फैंस बन गए। काई तो लेजेंड है। इसी बीच काफी टाइम से साइलेंट एग्जाम बोर्ड फिर स्पॉटलाइट में खींच लिया गया। डायरेक्टर स्टार्क ने कभी ऑफिशियली बोला था कि कोई भी कभी परफेक्ट स्कोर अचीव नहीं कर सकता। फिर मैं अंडर वाटर गया और सबके सामने प्रूव कर दिया कि वो गलत था। तब से उसका चेहरा जल रहा था। डायरेक्टर स्टार्क के अंदर अंधा गुस्सा भरने लगा। मैं मानता ही नहीं। वो दांत भींच कर बोलता है, नेक्स्ट ईयर एग्जाम में अनसॉल्व्ड मैथमेटिकल कंजेक्चर्स डालूंगा, देखते हैं फिर काई कैसे सॉल्व करता है। दूसरी तरफ मैं जनरल वू के साथ मीटिंग कर रहा था। वो चाहते थे कि एपेक्स टेक मिलिट्री के साथ डीप पार्टनरशिप करे और एक ऐसा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप डेवलप करे जो फॉरेन नेवीज को कंप्लीटली सरपास कर दे। जो चाहिए बोलो। जनरल वू कहता है, मिलिट्री कमीशन तक दे देंगे अगर चाहो तो। मैं पूरा प्रपोजल सुनता हूँ और अंदर ही अंदर कोल्ड स्वेट फील करता हूँ। वो लोग मुझे बहुत हाई लेवल पर देख रहे थे। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि मुझे एक्चुअली एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना आता ही नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद मैं अपनी 2 कंडीशंस रखता हूँ। जनरल वू, आप जानते हैं मैं हर साल नेशनल एग्जाम देता हूँ। मुझे नेक्स्ट ईयर मिलिट्री की हेल्प चाहिए ताकि एग्जाम में कैरियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए। मैं उनका आंसर दूंगा। जनरल वू कुछ सेकंड्स तक स्पीचलेस रहता है। ये कैसी कंडीशन है? हमारे मिलिट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हंड्रेड्स ऑफ बिलियन स्पेंड करते हैं और तुम नेशनल एग्जाम क्वेश्चन मांग रहे हो। मैं शांति से बोलता हूँ, मेरी सिचुएशन थोड़ी अनयूजुअल है, लेकिन ऐसा अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं कर सकता। काफी देर बाद जनरल वू फाइनली मान जाता है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर एग्जाम में एक रेलेवेंट क्वेश्चन जरूर होगा। फिर मैं अपनी सेकंड कंडीशन रखता हूँ, अगर मैं कैरियर टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली डिलीवर कर दूं तो मुझे डिफेंस रिसर्च लाइसेंस चाहिए और उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। और डिस्कशन के बाद मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स एपेक्स टेक से निकल जाते हैं, लेकिन एड अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। एड खुद को रोक नहीं पाता और जनरल वू से पूछ बैठता है, आपने इस सब के लिए हाँ क्यों बोला? जनरल वू हल्की कॉन्फिडेंट स्माइल देता है, नेशनल एग्जाम रिफॉर्म हो चुका है राइट? मिलिट्री के नाम से एक 1 पॉइंट बोनस क्वेश्चन ऐड करवाना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मना नहीं करेगी। फिर उसकी आंखें थोड़ी सीरियस हो जाती हैं और अगर काई सच में नेवी को ब्रेक थ्रू दिलाता है तो एक डिफेंस लाइसेंस कोई बड़ी बात नहीं। वो धीरे से मुस्कुराता है, हम उसे 30 लाइसेंसेस तक दे देंगे। मैं चुपचाप जनरल वू को जाते हुए देखता हूँ और दिल में बस एक ही होप करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर्स एग्जाम सच में डेंजरस लेवल का हो, कुछ ऐसा जैसे ब्लू स्टार एक्सटिंक्शन लेवल एलियन अटैक से खुद को कैसे डिफेंड करे। अगर ऐसे क्वेश्चंस आने लगे तो हम पूरी गैलेक्सी डोमिनेट कर देंगे। कुछ टाइम बाद मिलिट्री डायरेक्टर स्टार्क से कांटेक्ट करती है। रिप्रेजेंटेटिव कामली एक्सप्लेन करता है कि वो किस पर्पस से आए हैं। फिजिक्स पेपर में एक 1 पॉइंट बोनस क्वेश्चन ऐड करना है। जैसे ही डायरेक्टर स्टार्क मिलिट्री का दिया हुआ क्वेश्चन देखता है, अंदर से उसका खून खौल उठता है। ये लोग पागल हो गए हैं क्या? अगर कोई इस क्वेश्चन का आंसर दे पाया तो दुनिया ही चेंज हो जाएगी। और ये सपोजिडली हाई स्कूल एग्जाम है, लेकिन
मिलिट्री सीधा क्लियर कर देती है, अपर कमांड ने अप्रूव किया है, ये रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर है। डायरेक्टर स्टार्क के पास मानने के अलावा ऑप्शन नहीं बचता और कुछ ही टाइम बाद मेरा 4th नेशनल एग्जाम फाइनली स्टार्ट होने वाला होता है। इस बार मैं सिर्फ टॉपर बनने नहीं आया था, लेजेंड बनने आया था। जैसे ही मैं एग्जाम हॉल पहुंचता हूं, पूरा एरिया ऑलरेडी पैक्ड होता है, हर तरफ रिपोर्टर्स ही रिपोर्टर्स, चलने की जगह तक नहीं। ऑनलाइन बेटिंग पूल्स तक खुल चुके थे कि क्या मैं फिर से परफेक्ट स्कोर ला पाऊंगा। एग्जाम स्टार्ट होता है, लैंग्वेज, मैथ्स और फॉरेन लैंग्वेज सेक्शन सरप्राइजिंगली नॉर्मल निकलते हैं। स्टूडेंट्स रिलैक्स करने लगते हैं, लगता है इस साल कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन फिर कंबाइंड साइंस पेपर आता है और फाइनल बायोलॉजी क्वेश्चन देखते ही सब फ्रीज हो जाते हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए, स्टूडेंट्स का दिमाग घूम जाता है। इस क्वेश्चन पर काउंटलेस एक्सपर्ट्स डेकेड से काम कर रहे हैं और अब हाई स्कूल स्टूडेंट से पूछ रहे हो हम दिखते क्या है तुम्हें। एटलीस्ट क्वेश्चन सिर्फ 1 पॉइंट का था, इसलिए ज्यादा स्टूडेंट्स उसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। मैं अपने पेपर पर सिर्फ 3 वर्ड्स लिखता हूँ, आई कैन क्योर इट। फिर उसके नीचे ट्रीटमेंट अप्रोच का एक जनरल आउटलाइन ऐड कर देता हूँ। स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन नहीं की गई, इसलिए एग्जैक्ट मेथड प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। उसी आफ्टरनून फिजिक्स पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखते ही धीरे धीरे गाली देना स्टार्ट कर देते हैं। प्रॉक्टर जरा ये क्वेश्चन देखिए, ये हमसे फ्यूचर अनलिमिटेड एनर्जी का कंप्लीट रिसर्च पाथवे मांग रहे हैं। और उसी मोमेंट मेरे दिमाग में एक शार्प पेन शूट करता है। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी का पूरा ओशन एक साथ मेरे अंदर फ्लड हो जाता है। मैं लिटरली सांस रोक लेता हूँ। ये सब कुछ रीराइट कर देखा। कैंसर क्योर और फ्यूजन टेक्नोलॉजी, ये दोनों मिलकर दुनिया को इंस्टेंटली एक नए एनर्जी एरा में ढकेल देंगे। और उसके बाद टैंग एम्पायर के एनिमीज सिर्फ फॉरेन नेमीज नहीं रहेंगे, हम ब्लू स्टार के बाहर की सिविलाइजेशंस का सामना कर रहे होंगे। मैं हाथ उठाकर प्रॉक्टर को सिग्नल देता हूँ और कामली बोलता हूँ मुझे और आंसर शीट्स चाहिए। प्रॉक्टर नेचुरली पूछती है कितनी, मैं उसकी तरफ देखता हूँ, और लाओ। वो कंफ्यूज होकर फिर पूछती है एग्जैक्टली कितनी, मैं बिना एक्सप्रेशन चेंज किए बोलता हूँ 200। मेरी आवाज पूरे एग्जाम हॉल में गूंज उठती है। पूरा एग्जाम हॉल मुझे डिसबिलीफ में घूरने लगता है। ये बंदा न्यूक्लियर वेपन का ब्लूप्रिंट लिख रहा है क्या? उसके बाद जो सीन हुआ वो प्रॉक्टर जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। मेरे दोनों हाथों में एक एक पेन था और तीसरा पेन मैंने मुंह में पकड़ा हुआ था। मैं एक साथ 3 आंसर शीट्स पर इंसेन स्पीड से लिख रहा था, इतनी स्पीड की हाथ ब्लर जैसे दिख रहे थे। इस बार मैंने पेपर जल्दी सबमिट नहीं किया, मैं लास्ट सेकंड तक लिखता रहा और बेल बजते ही रुका। जब मैं 200 से ज्यादा आंसर शीट्स लेकर एग्जाम हॉल से बाहर निकला, हर स्टूडेंट के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, क्या ये इंसान भी है? दोनों प्रॉक्टर्स शॉक से जम गए थे जब वो पेपर्स कलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मेरी फिजिक्स आंसर शीट्स में कुछ और नहीं, कंप्लीट कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रोड मैप लिखा हुआ था। तभी एग्जाम हॉल के डोर्स अचानक जोर से खुलते हैं। फुल्ली आर्म्ड सोल्जर्स की एक स्क्वाड अंदर घुस आती है। लीड ऑफिसर काम और प्रोफेशनल टोन में बोलता है, ये आंसर शीट्स अब स्टेट सीक्रेट्स क्लासिफाई की जा चुकी है। अपर कमांड ने मिलिट्री कस्टडी ऑथराइज की है। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में जनरल वू हाथ उठाकर ऑर्डर देता है, एंटायर स्पेशल ऑपरेशंस ब्रिगेड डिप्लॉय करो, बिल्डिंग को कंप्लीटली सराउंड कर दो। जैसे ही आंसर शीट्स पहुंच जाए, मेरी ऑथराइजेशन के बिना कोई अंदर बाहर नहीं जाएगा और जो ट्राई करेगा उसे वहीं रोका जाएगा। जैसे ही रिसर्चर्स आंसर शीट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उनका दिमाग लिटरली उड़ जाता है। ये तो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन है। अगर ये वेरीफाई हो गया तो हम फॉरेन पावर से 5 जनरेशंस आगे चले जाएंगे। लेकिन ये सब नेशनल एग्जाम आंसर शीट में लिखा कैसे गया? ये एग्जाम एग्जैक्टली कितना इंसेन हो चुका है? कुछ दिन बाद मैंने न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च के लिए एक नई कंपनी एस्टैब्लिश करने का डिसीजन लिया और ऑलमोस्ट उसी वक्त जनरल वू को इसकी खबर मिल गई। वो बिना नोटिस दिए पर्सनली आ पहुंचा। मिलिट्री की तरफ से उसने मुझे डिफेंस रिसर्च लाइसेंस हैंडओवर किया और ऑफिशियली कंफर्म किया कि मिलिट्री इस न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट को बैक करेगी। मल्टीपल जायंट प्लेयर्स के ज्वाइन होते ही 1 ट्रिलियन वैल्यूएशन वाली कंपनी ऑलमोस्ट ओवरनाइट जन्म लेती है। जनरल वू के विजन के हिसाब से न्यूक्लियर फ्यूजन अचीव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा एक स्पेस केपेबल कैरियर। एक ही लीप में। साइड में खड़ा लियो धीरे से कुछ बोलता है, क्या ये डेटा सच में रियल है? लेकिन कोई उसकी बात सुनता ही नहीं। रिसर्चर्स कंप्लीटली पागल हो चुके थे। बाहर के लोग बस स्पेक्टिकल देख रहे थे, लेकिन जो एक्चुअली समझते थे उन्हें पता था इसका मतलब क्या है। उन्होंने अभी मटेरियल का 1% भी प्रॉपरली पढ़ा नहीं था, फिर भी उन्हें क्लियर हो गया था कि ये फेक नहीं है। हर डिटेल का ट्रेसेबल साइंटिफिक फाउंडेशन था। मतलब सिंपल वर्ड्स में ये जेन्युइन कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी थी। रियल, एक्चुअल, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। रिसर्चर्स जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस फील्ड को डेडिकेट कर दी थी, जो अभी तक न्यूक्लियर फ्यूजन को फुल्ली मास्टर भी नहीं कर पाए थे, उनके सामने सडनली फ्यूजन टेक्नोलॉजी रखी हुई थी। वो पागल ना होते तो और क्या करते? जल्दी वेरीफाई करो, मुझे देखना है। साइड हटो। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, इसका हर सिंगल पेज प्रोटेक्ट करना होगा। मुझे सुपर कंप्यूटर एक्सेस चाहिए। सुपर कंप्यूटर क्लियरेंस फाइल करो अभी। हमारे पास इनफ पीपल नहीं है। हे जनरल वू, लियो और लोग बुलाओ। जो एक्सपर्ट्स हैं वो इनफ नहीं। कंट्री के हर न्यूक्लियर स्पेशलिस्ट को यहाँ लाओ। एक भी मिस नहीं होना चाहिए। ये कंप्लीट होने तक मैं सोने वाला नहीं हूँ। ज़ेन, आप 70 क्रॉस कर चुके हो, खुद को मार मत डालो, ये मुझे हैंडल करने दो। कोई जाओ, मेरा सामान ले आओ, आज से मैं यही रह रहा हूँ। जनरल वू, लियो, ओवन, लोगन और बाकी सब चुपचाप ये सीन देख रहे थे। वाह, तो तुम लोग नॉर्मली इतने पोलाइट और
कंपोस्ट सिर्फ एक्टिंग करते हो? असली चेहरे तो अब दिख रहे हैं। जनरल वू के मुंह के कोने हिलते हैं। वो लोगन की तरफ देखता है, लोगन ब्लिंक करता है। क्या? जनरल वू अचानक हंस पड़ता है और जोर से चिल्लाता है, खड़े क्या हो, मूव। लेकिन अंदर ही अंदर एक्साइटमेंट से उसका खून उबल रहा था। वो फिर ग्रिन करता है, मूव, और इस बार उसकी आंखों में क्लियरली एक्साइटमेंट चमक रही थी। शायद उसे टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती थी, लेकिन एक्सपर्ट्स को आती थी, और अगर वो लोग इतने क्रेजी हो रहे थे तो इसका मतलब ऑब्वियस था। पूरा रूम हीट और एनर्जी से भर चुका था। हर आंसर शीट को प्राइसलेस आर्टिफैक्ट की तरह हैंडल किया जा रहा था, बस पहली शीट को छोड़कर। क्योंकि उसमें सिर्फ नॉर्मल एग्जाम आंसर्स थे, इसलिए किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वो साइड में रख दी गई। जैसे ही सबको यकीन हो गया कि बाकी शीट्स जेन्युइन कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च डेटा है, सबका दिमाग उड़ गया। लोग लिटरली एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ रहे थे। प्रोफेसर ज़ेन जो चीफ एक्सपर्ट थे, ऑलरेडी काफी एज्ड हो चुके थे। वो क्राउड को पुश ही नहीं कर पा रहे थे। मुश्किल से आधा घुसते और फिर धक्का खाकर बाहर आ जाते। वो बस किसी तरह अपना रोर कंट्रोल कर रहे थे। तुम नमक हरामो, रोज तो इतना रिस्पेक्ट दिखाते हो और आज जरूरत खत्म होते ही मुझे ही साइड कर दिया। हटो, मुझे देखने दो। लेकिन अब सब कंप्लीटली फेरल हो चुके थे। किसी ने उनकी बात सुनी ही नहीं। ज़ेन गुस्से में पैर पटकने लगते हैं। उनकी वाइट बियर्ड तक गुस्से से कांप रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। तभी उनकी नजर उस फर्स्ट आंसर शीट पर पड़ती है जिसे सब इग्नोर कर चुके थे। क्यूरियोसिटी में वो उसे उठा लेते हैं। फर्स्ट पेज कुछ खास नहीं, सेकंड पेज स्टिल नॉर्मल, लेकिन फिर रुको, प्रोफेसर ज़ेन सडनली फ्रीज हो जाते हैं। ये क्या है? कैंसर ट्रीटमेंट? व्हाट? जैसे ही वो वर्ड्स उनके मुंह से निकलते हैं, जनरल वो इंस्टेंटली अलर्ट हो जाता है। कैंसर ट्रीटमेंट? क्या बोल रहे हो आप? यहाँ आंसर शीट पर लिखा है। प्रोफेसर ज़ेन शीट लेकर उनके पास आते हैं और हैंड ओवर कर देते हैं। देखो इसे। जनरल वो कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ शीट को घूरता है। तो एग्जाम बोर्ड भी पागल हो चुका है। उन्होंने सच में कैंसर ट्रीटमेंट एग्जाम में डाल दिया। लियो कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन जनरल वो उसे रोक देता है। तुम लोग भी कुछ कम नहीं हो। फिर वो शीट की तरफ देखता है। इस आंसर के बारे में क्या लगता है? कुछ सेकंड्स की साइलेंस के बाद जनरल वो प्रोफेसर ज़ेन की तरफ मुड़ता है। प्रोफेसर ज़ेन हल्का सा ब्रौ सिकोड़ते हैं। मेरा फील्ड न्यूक्लियर फिजिक्स है, बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज लिमिटेड है और मेडिसिन का उससे भी कम। वो धीरे से सांस लेते हैं। करंट मेडिकल साइंस लेवल पर कैंसर ट्रीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है, स्पेशली मिड और लेट स्टेजेस में। कुछ स्पेसिफिक टाइप्स को छोड़ दो तो कैंसर ऑलमोस्ट डेथ सेंटेंस होता है। फिर वो शीट को दोबारा देखते हैं, और अगर ट्रीटमेंट पॉसिबल भी हो तो इतना सिंपल बिल्कुल नहीं हो सकता। ट्रेडिशनल मेडिसिन के यिन यांग और 5 एलिमेंट्स, प्रोफेसर ज़ेन धीरे से बोलते हैं। ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, साइंटिफिक नहीं, इसका कोई एस्टैब्लिश्ड बेसिस नहीं है। लेकिन उनका असली शॉक आंसर की क्वालिटी नहीं था। शॉक ये था कि ऐसा क्वेश्चन नेशनल एग्जाम में आया ही क्यों। लेकिन ये सब नेशनल एग्जाम आंसर शीट पर लिखा ही क्यों है? जनरल वू कामली जवाब देता है, क्योंकि ये इस साल का एग्जाम क्वेश्चन था। प्रोफेसर ज़ेन एकदम स्टन रह जाते हैं। इस साल का नेशनल एग्जाम क्वेश्चन। वो डिसबिलीफ में रिपीट करते हैं, ये एग्जाम एग्जैक्टली कितना पागल हो चुका है। जनरल वू का मुंह हल्का सा ट्विच करता है, कंप्लीटली ऑफ द रेल्स। फिर वो थोड़ी देर चुप रहकर बोलता है, पता नहीं नेशनल एग्जाम कब से ऐसा बन गया। शायद उसी दिन से जब काई अपीयर हुआ। सेकेंड ईयर तक सब मैनेजेबल था, बस ड्रीम ऑफ द रेड चेंबर का कंटिन्यूएशन। लेकिन लास्ट ईयर से सब वियर्ड होने लगा, और इस साल न्यूक्लियर फ्यूजन और कैंसर ट्रीटमेंट। जनरल वू खुद भी इस सब का पार्ट था, फिर भी उसे ये एब्सर्ड लग रहा था। लेकिन आयरॉनिकली ये सब काई ने खुद डिमांड किया था। जनरल वू को समझ नहीं आ रहा था हंसे या रोए। प्रोफेसर ज़ेन कुछ और नहीं बोलते। कुछ सेकंड्स की साइलेंस के बाद वो फाइनली क्राउड में घुसकर बाकी रिसर्चर्स के साथ न्यूक्लियर फ्यूजन डेटा एनालाइज करने लगते हैं। लेकिन जनरल वू वहीं रुक जाता है, ब्राउ फरोड। वो क्वाइटली कैंसर ट्रीटमेंट वाली आंसर शीट को बार बार देख रहा था। काफी देर तक कुछ नहीं बोलता। फिर फाइनली लोगन की तरफ मुड़ता है, मास्टर पू को बुलाओ। मास्टर पू? लोगन हल्का सा सरप्राइज होता है। मास्टर पू, जिनका फुल नेम पू सुडान था, टैंग एम्पायर के सबसे रिस्पेक्टेड ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स में से एक थे। कुछ साल पहले रिटायरमेंट के बाद उन्होंने आउटसाइड पेशेंट्स देखना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। उन्हें स्पेशली यहाँ लीडरशिप के लिए रखा गया था, डेली हेल्थ इश्यूज, रिकवरी और वेलनेस हैंडल करने के लिए। जब से वो आए थे, सीनियर लीडर्स विजिबली हेल्दियर हो गए थे। सब उनकी स्किल्स पर कंप्लीट ट्रस्ट करते थे। अब लोगन को समझ आता है, ओ कहीं एक्सपर्ट्स ओवर एक्साइटेड होकर हार्ट अटैक या स्ट्रोक ना ले ले, इसलिए। जनरल वो ब्लिंक करता है, गुड पॉइंट। 2 इमरजेंसी मेडिकल टीम्स भी बुला लो। लोगन बस उसे घूरता रह जाता है, मैंने सीरियसली सही गेस कर लिया। लगभग 1 घंटे बाद मास्टर पू अराइव करते हैं। जनरल वू उन्हें रिसर्चर्स के केओस से थोड़ा साइड में ले जाता है और आंसर शीट दिखा देता है। मास्टर पू, इस स्टूडेंट के आंसर के बारे में आप क्या सोचते हैं? मास्टर पू तुरंत जवाब नहीं देते। वो आंसर को बहुत केयरफुली, पूरी शांति से पढ़ते रहते हैं। एंड तक पहुंचने के बाद वो धीरे से एक लंबी सांस छोड़ते हैं। आंसर एक्सीलेंट है। आज की कंडीशंस में इस अप्रोच की सक्सेस प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है। जनरल वो कंफ्यूज हो जाता है। वो मास्टर पू पर पूरा ट्रस्ट करता था, लेकिन डिफिकल्टी का मतलब? मास्टर पू धीरे से सिर हिलाते हैं। हाँ, बहुत इनॉर्मस डिफिकल्टी। थियरी के लेवल पर इस आंसर में कोई फ्लॉ नहीं, प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में है। इसको अप्लाई करने के लिए जिस लेवल का प्रैक्टिशनर चाहिए वो एक्सट्रीमली रेयर है। वो आंसर शीट की तरफ देखते हुए बोलते हैं, इतनी प्योर और ऑथेंटिक ट्रेडिशनल मेडिसिन मास्टरी वाले डॉक्टर्स अब बहुत कम बचे हैं। जनरल वो स्लोली पूछता है, इस कंट्री में एक्चुअली कितने डॉक्टर्स ये कर सकते हैं? मास्टर पू चुप हो जाते हैं, फिर धीरे से बोलते हैं, 10 साल पहले शायद 20-30 साल पहले 100 से ज्यादा, लेकिन अब वो आंखें बंद कर लेते हैं, मेरे इंक्लूडिंग पूरे कंट्री में 5 भी मुश्किल से होंगे। जनरल वो शॉक में रह जाता है, इतने कम? लेकिन हम तो सालों से ट्रेडिशनल मेडिसिन डेवलप
डेवलप कर रहे हैं। मोर कॉलेजेस, मोर प्रोग्राम्स। मास्टर पू धीरे से सिर हिला देते हैं, समुंदर में एक बूंद के बराबर। फिर वो जनरल वू की तरफ डायरेक्टली देखते हैं। और अगर आप सच में समझना चाहते हैं तो मैं सीधी बात करता हूँ। ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉलेजेस में 10,000 स्टूडेंट्स में से शायद एक भी जेन्युइनली क्राफ्ट मास्टर नहीं कर पाता। जनरल वू का एक्सप्रेशन स्टिफ हो जाता है। मास्टर पू कंटिन्यू करते हैं, इशू ये नहीं कि सीखा नहीं जा सकता, इशू ये है कि इस फील्ड की डिमांड्स नेचुरल टैलेंट और पर्सनल डेप्थ पर एब्सर्डली हाई हैं। ग्रोथ सिर्फ रियल प्रैक्टिस से आती है और प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज बहुत स्केर्स हैं। वो हल्की सी साय लेते हैं। सिर्फ अंडर ग्रेजुएट्स नहीं, इवन डॉक्टरल ग्रेजुएट्स। कितने लोग ऑनेस्टली कह सकते हैं कि डिग्री के बाद वो ट्रूली केपेबल डॉक्टर्स बन गए। इसीलिए मास्टर अप्रेंटिस ट्रेडिशन अभी भी बेस्ट पाथ है। फिर वो कामली एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, जैसे एक मास्टर एक स्टूडेंट को लेता है और शुरुआत होती है प्रिस्क्रिप्शंस कॉपी करने से। लेकिन वो सिर्फ कॉपिंग नहीं होती। मास्टर क्वेश्चंस पूछता है, पल्स रीड करता है जब स्टूडेंट साइड में ऑब्जर्व करता है, फिर स्टूडेंट खुद पल्स चेक करता है। मास्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, स्टूडेंट उसे कॉपी करता है। कॉपी करने के बाद फिर से पल्स रीड होता है ताकि अंडरस्टैंडिंग रीइंफोर्स हो। और इसी प्रोसेस के साथ साथ वो क्लासिकल टेक्स्ट्स पढ़ता है, फार्माकोलॉजी सीखता है, एक्यूपंक्चर सीखता है। और ये प्रोसेस यूजुअली 20 से 30 साल तक चलता है। जनरल वो चुपचाप सुन रहा था। मास्टर पू की आवाज और हैवी हो जाती है। इवन सबसे गिफ्टेड स्टूडेंट्स को भी बेसिक कॉम्पिटेंस तक पहुंचने में 10-20 साल लग जाते हैं। लेकिन आज के वर्ल्ड में कौन इतना पेशेंस रखता है? लोगों को खाना भी खाना है, फैमिली भी सपोर्ट करनी है, और पैसे का इशू हटा भी दो। ट्रेडिशनल मेडिसिन अपने कोर में एक्सट्रीमली टीडियस है। बहुत कम लोग उसे एंड्योर कर पाते हैं, फिर वो रुकते हैं। और इन सब के अलावा 2 और मेजर प्रॉब्लम्स हैं, 2 बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स। जनरल वो विजिबली टेकन अबैक हो जाता है। इस कॉन्वर्सेशन से पहले उसे आइडिया तक नहीं था कि ट्रेडिशनल मेडिसिन इतनी डिफिकल्ट फील्ड है। सिर्फ लर्निंग नहीं, बाहर के एक्सटर्नल इश्यूज भी। हाँ, मास्टर पू धीरे से बोलते हैं, 2 बड़े प्रॉब्लम्स। पहला, हर्ब्स। आज जो मेडिसिनल मटेरियल्स अवेलेबल हैं, ये नहीं कह रहा कि सब फेक हैं, लेकिन इंफीरियर सब्स्टिट्यूट्स हर जगह हैं। इनसफिशिएंट ग्रोइंग टाइम, वीक पोटेंसी, गलत रीजन्स में कल्टीवेशन, प्रॉब्लम्स एंडलेस हैं। और ये सब किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की इफेक्टिवनेस को ड्रास्टिकली वीकन कर देता है। फिर उनकी आंखें और सीरियस हो जाती हैं। दूसरा प्रॉब्लम, ट्रेडिशनल मेडिसिन का वेस्टर्नाइजेशन। हमारी प्रैक्टिस बैलेंस रिस्टोर करने और बॉडी से अनवांटेड चीज एलिमिनेट करने पर बेस्ड है, 5 एलिमेंट्स और यिन यांग हार्मनी के गाइडेंस पर। लेकिन बहुत लोगों को ये एब्स्ट्रैक्ट लगता है, टू इंटेंजिबल। इसलिए बहुत प्रैक्टिशनर्स धीरे धीरे फ्रेमवर्क से दूर चले गए। स्टूडेंट्स खुद 5 एलिमेंट्स और यिन यांग को प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते, कहीं तो बिलीव भी नहीं करते। तो फिर वो क्या करते हैं? मेमोराइज, बस प्रिस्क्रिप्शंस रट लेते हैं। जनरल वो क्वाइटली पूछता है, और प्रिस्क्राइब कैसे करते हैं? मास्टर पू ऑलमोस्ट डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, मॉडर्न मेडिकल टेस्ट रिजल्ट्स देखकर। लेकिन मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स और ट्रेडिशनल ऑब्जर्वेशन, लिसनिंग, क्वेश्चनिंग और पल्स रीडिंग, ये कंप्लीटली डिफरेंट सिस्टम्स हैं। पैटर्न बेस्ड डायग्नोसिस से सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट की तरफ शिफ्ट। वो धीरे से सिर हिला देते हैं। सिर्फ एक छोटा चेंज लगता है, लेकिन असल में दोनों दुनिया जितने अलग हैं। इन कंडीशंस में हीलिंग बेसिकली लक का गेम बन जाती है। मास्टर पू धीरे से बोलते हैं, अगर किस्मत से प्रिस्क्रिप्शन सही पैटर्न के साथ मैच हो गया तो पेशेंट इंप्रूव करता है, अगर नहीं तो बेस्ट केस में सिम्टम्स वर्सन होंगे, वर्स्ट केस वो आंखें बंद करते हैं। लाइसेंस्ड नेग्लिजेंस। फिर वो एग्जांपल देते हैं, व्हाइट टाइगर डिकॉक्शन हाई फीवर के लिए कॉमनली यूज होता है, सबको पता है फीवर रिड्यूस करता है। लेकिन जो लोग भूल जाते हैं वो ये कि ट्रेडिशनल मेडिसिन में हाई फीवर के 2 कंप्लीटली डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, हीट बेस्ड और कोल्ड बेस्ड। अगर प्रॉपर पैटर्न डायग्नोसिस के बिना रॉन्ग कंडीशन में सेम रेमेडी दे दी तो वो आग बुझाने के बजाय और पेट्रोल डाल देता है। पेशेंट की कंडीशन ड्रामेटिकली वर्स हो जाती है। इतना कहकर मास्टर पू हैवी सॉरो के साथ सर हिला देते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन का वेस्टर्नाइजेशन बहुत वाइड स्प्रेड हो चुका है और ये उसके रिवाइवल के बिगेस्ट ऑब्स्टिकल्स में से एक है। मॉडर्न मेडिसिन वैल्यूएबल है, उसके डायग्नोस्टिक टूल्स यूजफुल हैं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स उन्हें देख सकते हैं, रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन का फाउंडेशन नहीं बनाना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रैक्टिशनर्स ये बात भूल चुके हैं। प्रोग्रेस तो दूर की बात, कई लोग प्रॉपर डायग्नोसिस करना ही भूल गए, फिर वो किसी को हील कैसे करेंगे? कैंसर जैसी चीज को स्टेबलाइज करना तो बहुत दूर की बात है। मास्टर पू थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर धीरे से बोलते हैं, मैंने 6 साल की एज से अपने फादर के अंडर मेडिसिन स्टडी करना स्टार्ट किया था। क्लासिकल टेक्स्ट्स कभी मेरे हाथ से निकले ही नहीं। 70 साल हो गए और आज भी मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि हर डिजीज क्योर कर सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, चांस है। जनरल वू फाइनली सब समझ जाता है, उसकी ब्राउ टाइटन हो जाती है। क्या इसे चेंज करने का कोई तरीका है? वो मिलिट्री मैन था, ये टेक्निकली उसका फील्ड नहीं था, लेकिन इस वक्त वो जेन्युइनली इंटरफेयर करना चाहता था, सिर्फ एक बार। तभी स्टोरी में 5 एनिमल्स कीगोंग एंटर करता है। सुबह सुबह विला के बाहर छोटे कोर्टयार्ड में विवियन काई के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। सिर्फ कुछ ही मिनट्स में उसके पूरे बॉडी मसल्स जलने लगते हैं। वो कंफ्यूज्ड होकर सोचती है, मेरी फिटनेस बुरी नहीं है और ये मूवमेंट्स देखने में भी इतने इंटेंस नहीं लगते, तो फिर मैं इतनी एग्जॉस्टेड क्यों हो रही हूँ? काई हल्की स्माइल के साथ बोलता है, 5 एनिमल्स कीगोंग बॉडी को अंदर से स्ट्रेंथन करता है, ये जेन्युइनली तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, रोज करो, हैबिट हो जाएगी। फिर वो कैजुअली बोलता है, चलो ऑफिस चलते हैं, आज बड़ा काम है, नया प्रोजेक्ट ऑफिशियली ऑनलाइन लॉन्च करना है। इस साल की नेशनल एग्जाम के 2 बोनस क्वेश्चंस अभी भी इंटरनेट पर इंसेन लेवल की हीट क्रिएट कर रहे थे। हर जगह डिबेट्स चल रही थी। इंटरनेशनल
एवेंटर्स तक ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन काय ने एक वर्ड भी पब्लिकली नहीं बोला और उसका कोई इंटेंशन भी नहीं था। 1 घंटे बाद ऑफिस में काय, विवियन और मिस जोंग एक साथ गैदर होते हैं। बॉस काय, क्या लियो की टीम को भी इन्वॉल्व करें? नीड नहीं, काय हाथ हिला देता है। लियो की टीम फिलहाल शिपयार्ड पर फोकस रखे, अभी हमें उनकी जरूरत नहीं, जब टाइम आएगा तब बुला लेंगे। फिर वो डायरेक्टली मिस जोंग की तरफ देखता है। तुम यहाँ हो क्योंकि मुझे सेटअप में तुम्हारी हेल्प चाहिए। ऑफ कोर्स बॉस काय। मिस जोंग सीधी बैठ जाती है, हाथ ऑलरेडी कीबोर्ड पर रेडी पोजीशन में थे, हर चीज नोट करने के लिए। लेकिन काय का एक्सप्रेशन सीरियस था। जो वो बिल्ड करने वाला था वो जेन्युइनली दुनिया को एक पूरी एरा आगे पुश कर सकता था, और ऐसी टेक्नोलॉजी में सबसे छोटी डिटेल भी कैजुअली लीक नहीं की जा सकती थी। अगर ये डेटा लीक हो गया तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस होंगे, और काई को पूरा यकीन था कि काफी टाइम से उस पर नजर रखी जा रही है। शायद लोगों को अभी नहीं पता कि वो नेक्स्ट क्या बिल्ड करने वाला है, लेकिन लेवाइथन 1 से कनेक्टेड हर चीज उनकी टारगेट लिस्ट में थी। अगर काई थोड़ा भी केयरलेस हुआ, अगर उसने इस डेटा का एक भी पार्ट इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर पर डाला, तो कोई भी उस तक पहुंच सकता था और क्वाइटली कॉपी करके ले जा सकता था। ऑफ कोर्स इवन अगर वो डेटा चुरा भी लेते, तब भी उसे इंस्टेंटली यूटिलाइज करना इजी नहीं होता। लेकिन अननेसेसरी चांस क्यों देना, स्पेशली फॉरेन फोर्सेस को तो बिल्कुल नहीं। उनके अपने एजेंडाज हमेशा हिडन रहते हैं। ये सुनते ही मिस जोंग का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। हाईएस्ट स्पेसिफिकेशन बायोफिजिक्स और केमिस्ट्री लेबोरेटरी सेटअप करो, कॉस्ट की टेंशन मत लो। अगर इक्विपमेंट लिस्ट समझ ना आए, रेलेवेंट एक्सपर्ट्स को कांटेक्ट करो, कंसल्टिंग फीस पे कर देना, नो प्रॉब्लम। मिस जोंग तुरंत रिप्लाई करती है। काई कंटिन्यू करता है, नेक्स्ट मटेरियल सप्लायर्स कांटेक्ट करो, मैं तुम्हें लिस्ट भेज दूंगा। और अगर सप्लायर्स फॉरेन कंपनीज हुई, काई की आंखें ठंडी हो जाती है। प्राइस अग्री होते ही मैक्सिमम स्पीड पर इंपोर्ट स्टार्ट कर देना, जितना हो सके उतना स्टॉक ले आना, क्योंकि शायद हमें सिर्फ एक ही चांस मिले। मिस जोंग का एक्सप्रेशन शिफ्ट होता है, तभी काई सडनली रुक जाता है। वेट, होल्ड ऑन। उसके दिमाग में एक और पॉसिबिलिटी फ्लैश होती है। ये फॉरेन कंपनीज शायद एपेक्स टेक को सेल ही रिफ्यूज कर दें और उसे लेवरेज की तरह यूज करें। और ऑनेस्टली ये ऑलमोस्ट गारंटीड था। काई ऑलरेडी दुनिया की टॉप फॉरेन टेक कंपनीज को ऑफेंड कर चुका था। अब उन्हीं से मटेरियल्स इंपोर्ट करने जाना मिरेकल होता अगर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करते। विवियन थोड़ा सोचकर बोलती है, थ्योरेटिकली अगर हम पार्टनर कंपनीज इन्वॉल्व करें, वो अपने नाम से इंपोर्ट करें, शायद काम कर जाए। काई तुरंत सर हिलाता है, दैट वर्क्स। पार्टनर्स जरूरी हैं। लेवाइथन प्रोजेक्ट को भी पावरफुल बैकर्स चाहिए थे ऑब्स्टिकल्स क्लियर करने के लिए। और जो मैं अब बिल्ड कर रहा हूँ, न्यूक्लियर फ्यूजन सपोर्ट टेक्नोलॉजी, उसे एपेक्स टेक अलोन होल्ड नहीं कर सकता। इवन यिंटेनियन सिटी फाइनेंशियल ग्रुप और वाओ ग्रुप को ऐड कर दो, फिर भी इनफ नहीं होगा। गवर्नमेंट को ऑफिशियली ऑन बोर्ड लाना ही पड़ेगा। फिर वो कैजुअली बोलता है, वो मैटर बाद में हैंडल करेंगे, फिलहाल जो मटेरियल्स इंपोर्ट नहीं करने पड़ेंगे उनकी स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट स्टार्ट कर दो। फिर काई स्माइल के साथ विवियन की तरफ मुड़ता है, क्या तुम अंकल विक्टर को कांटेक्ट कर सकती हो, पूछना कि क्या वो इस बार भी इन्वॉल्व होना चाहेंगे, और अंकल रेक्स से भी बात कर लेना। लेकिन प्रोजेक्ट एग्जैक्टली क्या है अभी मत बताना, बस पूछना इंटरेस्टेड है या नहीं। इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड राइट्स मिलेंगे, लेकिन ऑपरेशंस में कोई से नहीं होगा। टर्म्स के बारे में सोचकर काई धीरे से बोलता है, 100 बिलियन टैंग एम्पायर डॉलर्स फॉर 10% इक्विटी। टेक्निकली देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट फ्री डील थी, क्योंकि वंस प्रोजेक्ट मैच्योर हो जाता उसकी वैल्यू ट्रिलियन से बहुत ऊपर जाती। लेकिन अभी सिर्फ काई का वर्ड था, कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं, और वो ऑलरेडी एक ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट को ट्रिलियन लेवल वैल्यूएशन दे रहा था। ये खुद में एक इनसेन स्ट्रेच था। इससे ज्यादा डिमांड करता तो शायद विक्टर को ही उससे लोन मांगना पड़ जाता, और कोई भी सेन इंसान प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले उसकी पीक वैल्यूएशन पर प्राइसिंग नहीं करता। ऊपर से इन्वेस्टर्स सिर्फ पैसा ही नहीं डालने वाले थे, उन्हें एफर्ट और रिसोर्सेज भी कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, कई का खुद का कैपिटल जेन्युइनली इनफ नहीं था। हाँ, एपेक्स टेक लेटली ट्रकलोड्स में पैसा कमा रहा था, लेकिन सब डिपेंड करता था कि पैसा किस चीज के लिए यूज हो रहा है। नॉर्मल इंडस्ट्रीज के लिए तो ये अमाउंट एब्सर्डली ह्यूज होता, लेकिन ट्रूली कटिंग एज टेक्नोलॉजी, वहां 100 या 200 बिलियन फेंकने से भी आवाज नहीं आती। चिप इंडस्ट्री का एग्जाम्पल ही देख लो, 100 बिलियन, 200 बिलियन, इवन 500 बिलियन या 1 ट्रिलियन तक लगा दो, फिर भी पॉसिबल है कुछ ना निकले। कई सिर्फ इसलिए अटेम्प्ट कर पा रहा था क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कोर टेक्नोलॉजी थी, उसे जीरो से बिल्ड नहीं करना था। इसलिए रिक्वायर्ड कैपिटल चाहे इनॉर्मस था, इम्पॉसिबल नहीं था। वरना अगर किसी को स्क्रैच से न्यूक्लियर फ्यूजन डेवलप करना होता तो 1 ट्रिलियन भी सरफेस स्क्रैच नहीं करता। कुछ ब्रेक थ्रू सिर्फ पैसे से फोर्स नहीं किए जा सकते। 100 बिलियन फॉर 10%, मिस जोंग का फेस पेल पड़ जाता है। ये किस लेवल का प्रोजेक्ट है? अर्ली स्टेज वैल्यूएशन ही 1 ट्रिलियन क्रॉस कर रही है। अगर कोई और ये बोलता तो वो उसे तुरंत फ्रॉड समझ लेती, प्योर ब्लस्टर, बस पैसा निकालने की कोशिश। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ये कई बोल रहा था, इसलिए उसके अंदर सिर्फ शौक बचा था। कई कामली बोलता है, मिस जोंग पर्सनली गवर्नमेंट ऑफिस जाओ, जो भी लाइसेंसेस और परमिट्स रिक्वायर्ड हैं सब अप्लाई करो। अंडरस्टूड बॉस कई। मिस जोंग तुरंत नोटबुक रेडी करती है। किस कैटेगरी के लाइसेंसेस? कई आंखें हल्की सी नारो करता है, एनर्जी, फिर धीरे से ऐड करता है न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाम होगा एपेक्स एनर्जी, एपेक्स टेक की सेकंड सब्सिडियरी। विवियन क्यूरियस होकर पूछती है, एपेक्स न्यूक्लियर क्यों नहीं? कई हल्की स्माइल देता है, क्योंकि जो मुझे पता है वो सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी तक लिमिटेड नहीं, उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं। ऐसी टेक्नोलॉजीज जिन्हें ब्लू स्टार अभी प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, लेकिन फ्यूचर में शायद कर सके। न्यूक्लियर एनर्जी? मिस जोंग लिटरली फ्रीज हो जाती है, उसका जॉ ड्रॉप हो जाता है, पूरा बॉडी एक्साइटमेंट से ट्रिम्बल कर रहा था। गूज बम्स उसकी स्किन पर वेव की तरह स्प्रेड हो जाते हैं। फिर एक थॉट उसके
उसके दिमाग में हिट करता है। वो शॉक में कई की तरफ देखती है। बॉस कई, मतलब इस साल भी आपका परफेक्ट स्कोर आया? न्यूक्लियर फ्यूजन? नो वंडर वैल्यूएशन ट्रिलियन से स्टार्ट हो रही है। अगर ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली काम कर गई तो ट्रिलियन कुछ भी नहीं। कई बस हल्का सा स्माइल करता है। प्रॉबेबली मिस जोंग कंप्लीटली फ्रीज हो जाती है। कुछ सेकंड्स के लिए उसे सांस लेना तक याद नहीं रहता। फिर एक और थॉट उसके दिमाग में क्रैश करता है, अगर आपका परफेक्ट स्कोर आया तो दूसरा बोनस क्वेश्चन भी? बॉस कई आप? ओ नो, उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। इतनी चीजें देखने के बाद भी वो अब कंपोज नहीं रह पा रही थी। कुछ मोमेंट्स बाद मिस जोंग ऑफिस से बाहर निकल जाती है, लेकिन कई नोटिस करता है कि जहां वो बैठी थी वहां फेंट डैम्प मार्क्स रह गए थे। चेयर का सीट, बैक रेस्ट, डेस्क का एज सब हल्का वेट था, लेकिन रीजन कुछ वियर्ड नहीं था। वो बस एक्साइटमेंट में इतना स्वेट कर चुकी थी कि कपड़े तक सोख हो गए थे। विवियन ब्राइट स्माइल के साथ कई को किस करती है। मैं डैड को कॉल करती हूँ और फिर ऑफिस से बाहर निकल जाती है। विवियन खुद भी कुछ मोमेंट्स पहले तक उतनी ही स्टंट थी। हाँ, कई ने उसे पहले ही सब बता दिया था, लेकिन जब वो उसे रूम कमांड करते हुए देखती है उस एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस के साथ, तो वो कंप्लीटली उसमें खिंच जाती है। कैप्टिवेटेड, एक्सिलरेटेड। उसका दिल इतना फास्ट धड़क रहा था कि खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। उसे डर लग रहा था कि अगर वो और थोड़ी देर वहां रुकी तो शायद कुछ एम्बैरेसिंग कर बैठेगी। कई लेजिली स्ट्रेच करता है और फोन निकालता है। सबसे पहले लोगन को कॉल करता है, स्विच्ड ऑफ। कई ब्रॉ सिकोड़ लेता है, वियर्ड। फिर वो जनरल वू, लियो और ओवेन को कॉल करता है, सब अनरीचेबल। ये क्या हो रहा है? कई जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी हमने मिलकर बिल्ड की थी। अगर उन्होंने एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं डाला होता तो मैं इसे अनलॉक ही नहीं कर पाता, तो ऑब्वियसली वो मुझे ब्लॉक नहीं कर सकते। थोड़ी देर सोचने के बाद कई डिसाइड करता है कि शायद कोई अर्जेंट सिचुएशन चल रही है। ये एक्सप्लेनेशन ज्यादा लाइकली लगती है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि मिस जोंग को पर्सनली नेवी से ऑफलाइन कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने भेजा जाए। उसी वक्त एक अपस्केल क्लब में विक्टर और रेक्स चिल कर रहे थे। लास्ट कोलैबोरेशन के बाद दोनों काफी क्लोज हो गए थे और फ्री टाइम मिलते ही मिल बैठते थे। तभी विक्टर का फोन रिंग करता है। इग्नोर करो, रेक्स कैजुअली बोलता है। बिल्कुल नहीं। विक्टर स्क्रीन की तरफ देखता है और तुरंत स्ट्रेट हो जाता है। मेरी डॉटर का कॉल है, उसे इग्नोर नहीं कर सकता। फिर वो रेक्स को चुप रहने का सिग्नल देता है। मेरी बेटी कॉल कर रही है। रेक्स इंस्टेंटली अलर्ट हो जाता है और पूरा स्टिल होकर ध्यान से सुनने लगता है। हेलो स्वीट हार्ट। दूसरी तरफ से विवियन की आवाज आती है। कहीं का न्यू प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करना है? विक्टर बिना एक सेकंड वेस्ट किए बोलता है, एब्सोल्युटली। सिर्फ कुछ ही एक्सचेंजेस हुए थे, लेकिन विक्टर का फेस ऑलरेडी ग्लो कर रहा था। वो लिटरली सीट पर बाउंस करने लगा। रेक्स जो अभी तक पीसफुली मसाज एंजॉय कर रहा था और कैजुअली सुन रहा था, सडनली फ्रीज हो गया। वो एकदम से सीधा बैठ गया, दोनों मसाज अटेंडेंट्स को हाथ हिलाकर हटा दिया और एक ही स्टेप में विक्टर के पास आ गया, ऑलमोस्ट चिपक कर हर वर्ड सुनने के लिए। 100 बिलियन टैंग एम्पायर डॉलर्स, 10%। रेक्स को भी कांटेक्ट करो। विवियन कहते ही विक्टर कैजुअली बोलता है, वो तो मेरे पास ही बैठा है, गुड न्यूज का वेट करो। कुछ और लाइंस के बाद कॉल कट हो जाता है। विक्टर तुरंत शिवर करता है और रेक्स को धक्का देता है। दूर हट, मैं तुम्हारी तरह मर्दों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। रेक्स आंख घुमाता है, सब सुन लिया मैंने। विक्टर बस शोल्डर्स श्रग करता है, अच्छा है एक्सप्लेनेशन बच गई। फिर वो कामली बोलता है, 100 बिलियन फॉर 10%। कितना पैसा कौन डालेगा वो हम डिसाइड कर लेंगे। अगर फंड्स कम पड़े तो ट्रस्टवर्दी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को प्रोपोर्शनल स्केल पर इंक्लूड करेंगे, लेकिन कंडीशन सेम रहेगी। ऑपरेशंस में 0 से, सिर्फ डिविडेंड्स और कुछ अग्रीड ऑब्लिगेशंस। फिर विक्टर टी सिप करते हुए पूछता है, तो इंटरेस्टेड? विक्टर प्रीमियम टी का सिप लेकर रिलैक्स्ड स्माइल देता है। रेक्स अचानक हंस पड़ता है, ईगल क्या तुझे लगता है मैं इडियट हूँ? विक्टर आईब्रो रेज करता है। वैल्यूएशन ऑब्वियसली आउटरेजियस लग रही थी। अगर रेक्स मना करता तो विक्टर फोर्स नहीं करता। वो ऑलमोस्ट गुड बाय बोलने ही वाला था कि रेक्स कामली ऐड करता है, सिर्फ बेवकूफी इसे पास करेगा। वाओ ग्रुप के राइज के बाद मैंने काउंटलेस इन्वेस्टमेंट्स की है, लेकिन इतना फास्ट, क्लीन और एफर्टलेस रिटर्न सिर्फ एपेक्स मरीन प्रोजेक्ट ने दिया है। कई की कैपेबिलिटी मैंने अपनी आंखों से देखी है और उसका कैरेक्टर वो खुद प्रूफ है। रेक्स हल्की स्माइल के साथ बोलता है, 100 बिलियन फॉर 10%। इसके ह्यूज होने का अंदाजा लगाने के लिए दिमाग की भी जरूरत नहीं। अगर मुझे इस प्रोजेक्ट का 10% मिल रहा है तो सोचने की भी जरूरत नहीं। रेक्स सीधा बोल देता है, अगर मैं इन्वेस्ट नहीं करता तो मेरा दिमाग चेक करवाना चाहिए। विक्टर थोड़ा सरप्राइज लगता है, तुम्हारे पास इतना लिक्विड कैश है? रेक्स शोल्डर्स उठा देता है, नहीं, मुझे भी सारे फ्यूचर्स और पोजीशंस बेचने पड़ेंगे, मैक्सिमम 70 बिलियन लिक्विड निकाल पाऊंगा। फिर वो ग्रिन करता है, लेकिन पैसा रेस करना मुश्किल नहीं, प्रॉपर्टीज बेच दूंगा, कमर्शियल स्पेसेस डंप कर दूंगा, नीड पड़ी तो डिस्काउंट पर, डिस्काउंटेड सेल्स, बस इतना ट्रस्ट है मुझे तुम्हारे सन इन लॉ पर। विक्टर तुरंत इरिटेट होकर बोलता है, डील चुराकर हम्बल एक्ट मत करो। रेक्स भी सीधा जवाब देता है, तुम्हारा सन इन लॉ इंप्रेसिव है, गुड फॉर यू, उसका मुझसे क्या रिलेशन? फिर वो फ्रस्ट्रेटेड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, सुन, मेरे पास ऐसा सन इन लॉ सिर्फ इसीलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास डॉटर नहीं थी, मेरा एक बेटा हुआ और वो भी एम्बिशनलेस। अगर मेरी डॉटर होती, चाहे नेचुरली ब्यूटीफुल ना भी होती, मैं हंड्रेड्स ऑफ मिलियन सर्जरी पर उड़ा देता और उस यंग मैन के लिए तुमसे कम्पीट करता। विक्टर सीधा नेक टिल्ट करके स्मग एक्सप्रेशन देता है, तब भी तुम्हारा चांस नहीं था, मेरी डॉटर नेचुरली ब्यूटीफुल है और यहाँ कोई व्हाट इफ एग्जिस्ट नहीं करता। रेक्स लिटरली इरिटेशन में उछल पड़ता है। कुछ ही टाइम बाद दोनों अपनी होल्डिंग्स लिक्विडेट करना स्टार्ट कर देते हैं और पूरा मार्केट हिल जाता है। विक्टर एक ही शॉट में ऑलमोस्ट 30 बिलियन के फ्यूचर्स डंप कर देता है। फ्यूचर्स मार्केट इंस्टेंटली फ्रेंजी में चला जाता है, प्राइसेस कोलैप्स करने लगती हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक में सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर इम्पैक्ट दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मेजर प्लेयर्स
शेयर्स तक स्प्रेड हो जाता है। सब अंदर ही अंदर गालियां दे रहे थे क्योंकि वो भी सेम फ्यूचर्स होल्ड कर रहे थे और बस खड़े होकर प्राइसेस क्रैश होती नहीं देख सकते थे। मार्केट स्टेबलाइज करने का सिर्फ एक ही वे था, सेल ऑफ एब्जॉर्ब करो। नॉर्मली बिग इंस्टीट्यूशंस का पोजीशंस एब्जॉर्ब करना रूटीन होता है, लेकिन इस बार सब फोर्सफुली कर रहे थे और प्रॉब्लम ये थी किसी को समझ ही नहीं आ रहा था हुआ क्या है। सबके दिमाग में एक ही थॉट था, कहीं किसी के पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन तो नहीं, कहीं विक्टर ने कुछ देख लिया जो हम मिस कर रहे हैं। एब्जॉर्ब करें या भाग जाएं। एंड में सब एब्जॉर्ब करते हैं और साथ साथ पैनिक में हर कॉन्टैक्ट को कॉल करते रहते हैं और जब फाइनली उन्हें पता चलता है कि विक्टर को पैसा किस लिए चाहिए था तो सबका दिमाग उड़ जाता है। विक्टर, तू कमीना आदमी, चुपचाप सब डंप कर दिया और एक वर्ड तक नहीं बोला। एक इन्वेस्टमेंट के लिए हम सबको हार्ट अटैक दे दिया। मॉन्स्टर। विक्टर का फोन नॉन स्टॉप बजने लगता है और जैसे ही वो कॉल्स पिक करता सामने से सीधी गालियां स्टार्ट हो जाती। विक्टर जानता था कि टेक्निकली गलती उसकी ही थी, इसलिए वो बस हंसकर इग्नोर करता रहा। लेकिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा उन्हें विक्टर ने एक वर्ड भी नहीं बताया। सिर्फ क्यूरियस हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें साथ ले जाऊं, कॉम्पिटिटर्स हो तुम, मैं खुद तुम्हें पैसा कमाने में हेल्प क्यों करूं, क्या सोच रहे हो। रेक्स की साइड कंपैरेटिवली बहुत लेस क्योटिक थी, लेकिन रेक्स की वाहू ग्रुप प्रॉपर्टीज और कमर्शियल स्पेसेस मार्केट में ऑलरेडी इंसेनली सॉट आफ्टर थी। जैसे ही न्यूज फैली कि वो डिस्काउंट पर सेल हो रहे हैं, बायर्स लिटरली टूट पड़े। हाँ, सबको थोड़ा स्केप्टिसिज्म था, लेकिन डिस्काउंटेड वाहू एसेट्स का चांस कोई मिस नहीं करना चाहता था और सरप्राइजिंगली पैसा बहुत फास्ट गैदर हो गया। दूसरी तरफ मिस जोंग डायरेक्टली रेलेवेंट गवर्नमेंट ऑफिस पहुंचती हैं एपेक्स एनर्जी के लाइसेंसेस और परमिट्स अप्लाई करने के लिए। एपेक्स टेक की सब्सिडरी होने की वजह से जिसे ऑलरेडी काफी प्रेफरेंशियल पॉलिसीज मिलती थी, स्टार्टिंग में सब स्मूथली चलता है, हर जगह ग्रीन लाइट। लेकिन जैसे ही पेपर वर्क कंप्लीट होता है और अप्रूविंग ऑफिसर स्माइल के साथ स्टैंप उठाता है, वो सडनली फ्रीज हो जाता है। प्राइमरी बिजनेस वो फाइल दोबारा देखता है, न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट एंड सेल्स, उसका फेस धीरे धीरे पेल पड़ने लगता है। इसका कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है। गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एनकरेज करती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी को खुद न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप और कंट्रोल करने देना। ऑफिसर सीधा मिस जोंग की तरफ देखता है, कंप्लीटली लॉस्ट। मैं इस पर स्टैंप नहीं लगा सकता। वो हेल्पलेस स्माइल फोर्स करता है, लेकिन क्लियरली डरा हुआ था। अगर मैंने ऑथराइज कर दिया और बाद में कुछ गलत हुआ तो मेरी गर्दन जाएगी, मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है। मिस जोंग बिल्कुल सरप्राइज नहीं होती, वो कामली स्माइल करती है। नो प्रॉब्लम, क्या आप मुझे अपने सुपरवाइजर से कनेक्ट कर सकते हैं। क्लर्क रिलीफ की सांस लेता है। सुपरवाइजर? बिल्कुल। उसके फेस पर लिटरली लिखा था, ये गर्म आलू अब कोई और संभाले। कुछ मोमेंट्स बाद सुपरवाइजर आता है, फिर कुछ मिनट्स के अंदर वो भी कंप्लीटली स्टन रह जाता है। मिस जोंग, एक मोमेंट, मुझे अपने सुपरवाइजर को कांटेक्ट करना पड़ेगा। फिर सुपरवाइजर का सुपरवाइजर, फिर उसका भी सुपरवाइजर। आधे घंटे बाद काउंटर के पीछे 7-8 लोग खड़े थे, पूरी चेन, हर बंदा पिछले वाले से ज्यादा सीनियर, हर एक का ऑरा और अथॉरिटी और हैवी। ओरिजिनल क्लर्क तो कोने में लिटरली सिकुड़ कर खड़ा था, चुपचाप कांप रहा था। डिपार्टमेंट का ओवरऑल डायरेक्टर तक पर्सनली आ चुका था और शॉकिंग बात, वो भी स्वेट कर रहा था। कोल्ड स्वेट उसकी बैक से बह रहा था। जून का मिडिल था और एसी फुल ब्लास्ट चल रहा था। नॉर्मल इंसान बिना एक्सर्शन के पसीना नहीं बहाता, लेकिन यहाँ हर बंदा सोक्ड था। सब बार बार अपना फेस वाइप कर रहे थे, कंप्लीटली ओवरवेल्म। डायरेक्टर कार अपना स्वेट सोक्ड हाथ फोरहेड पर रखकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगर कोई और इंसान इस टाइप का डॉक्यूमेंट लेकर मेरे ऑफिस आता तो मैं उसे सीधा बाहर फेंक देता। फिर वो हैवी साई लेता है। एक्चुअली अगर कोई और होता तो मेरे स्टाफ में से कोई मुझे बुलाने की हिम्मत भी नहीं करता। वरना नॉर्मली तो एप्लीकेंट के साथ साथ मेरे स्टाफ को भी डांट पड़ती, लेकिन यहाँ सिचुएशन कंप्लीटली अलग थी। एपेक्स टेक अभी शन सिटी की स्टार कंपनी बन चुकी थी। पेपर पर देखो तो बिजनेस कुछ $100 बिलियन का लगता था, लेकिन सबको पता था कि एपेक्स टेक का फ्यूचर ऑलमोस्ट लिमिटलेस है। इसके पहले कि वो कभी पब्लिक हो गई तो ट्रिलियन वैल्यूएशन भी इम्पॉसिबल नहीं थी और ऊपर से डायरेक्ट ऑर्डर्स भी आए हुए थे। लॉ के बाउंड्रीज के अंदर फुल सपोर्ट, ग्रीन लाइट्स ऑल द वे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, अब उस ग्रीन लाइट का बटन दबाए कौन? मैं तो नहीं। डायरेक्टर कार अंदर ही अंदर सोचता है, जिसमें हिम्मत है वो आगे आए। डायरेक्टर कार गहरी सांस लेता है, कुछ नहीं हो सकता, मैं ये अप्रूव करने वाला बंदा नहीं हूँ। फिर वो रिजाइंड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, मिस जोंग, नॉर्मली अगर एपेक्स टेक कोई सब्सिडियरी एस्टैब्लिश करता तो हमें अनकंडीशनल सपोर्ट होता। आखिर ये सिटी में इन्वेस्टमेंट है, जॉब्स आएंगी, टैलेंट इन्फ्लक्स होगा। लेकिन वो फाइल की तरफ देखकर ऑलमोस्ट अटक जाता है। ये न्यूक्लियर एनर्जी लाइसेंसेस जेन्युइनली मेरे अथॉरिटी के बाहर हैं, शायद आपको और ऊपर जाना पड़े। मिस जोंग पहले से ही ये एक्सपेक्ट कर रही थी। वो कामली स्माइल करती हैं, कोई जल्दी नहीं, लेकिन उससे पहले आप हमारा प्लान्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो सुन लीजिए। डायरेक्टर कार ब्लिंक करता है, फिर उसका हार्ट बीट सडनली फास्ट हो जाता है। कितना? मिस जोंग बिना एक्सप्रेशन चेंज किए बोलती हैं, फर्स्ट फेज $1 ट्रिलियन टैंग एम्पायर डॉलर्स। रूम एकदम साइलेंट हो जाता है। 100 बिलियन सिर्फ 10% इक्विटी देता है, तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन है। ये वर्ड सुनते ही डायरेक्टर कार का बॉडी लिटरली ट्रेम्बल करने लगता है और उसके चेस्ट के अंदर कुछ इग्नाइट होता है, एक रेकलेस बोल्डनेस। ये डेफिनेटली हॉट पोटैटो है और डेंजरस भी, लेकिन अगर ये एक्चुअली काम कर गया तो बाकी सब छोड़ो, सिर्फ एक चीज ही इनफ थी, $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट हमारे सिटी में, क्या लेगेसी होगी। डायरेक्टर कार ने ऑलरेडी प्रमोशंस का होप ऑलमोस्ट छोड़ दिया था, लेकिन अगर उसके नाम के साथ ऐसा प्रोजेक्ट अटैच हो गया तो शायद सब बदल सकता था। फॉरगेट इट, कर देते हैं, खुद स्टैंप करता हूँ। अथॉरिटी नहीं है लेकिन पुश तो कर ही सकता हूँ। डायरेक्टर कार का टोन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। मिस जोंग, मेरे पास एक आइडिया है, मैं पर्सनली आपकी तरफ से अपवर्ड एप्लीकेशन सबमिट करता हूँ। मिस जोंग स्माइल के साथ खड़ी हो जाती हैं। दैट वुड बी वंडरफुल, थैंक यू। फिर वो कैजुअली
कैजुअली ऐड करती हैं। और एक बात, बॉस काई ने स्पेसिफिकली मेंशन करने को कहा था, ये सिर्फ एपेक्स टेक का प्रोजेक्ट नहीं होगा, और भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ज्वाइन करेंगे और मिलिट्री भी मेजर स्टेक होल्डर्स में से एक होगी। जैसे ही डायरेक्टर कार मिलिट्री वर्ड सुनता है, उसकी आंखें इंस्टेंटली चमक उठती हैं। ये इन्फॉर्मेशन पूरा गेम ही चेंज कर देती है और उस मोमेंट उसके दिमाग में सिर्फ एक थॉट था,